पूरे पाकिस्तान का 70% ऑफ द एडवर्टाइजिंग मनी इज गोइंग टू 300 इन्फ्लुएंसर्स ओनली। वो बॉट आपने खुद बनाए जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को सर्च करें? लॉन का जोड़ा है वो मरियम परवेज को दिया, सेम प्राइस सेम डिजाइन। मायरा खान ने 380 लॉन के जोड़े बिके, उनके क्लिक्स, इनके जो है 3,500 लॉन के जोड़े बिके। चैट जीटीपी कंटेंट के लिए ठीक है, गूगल इमेजेस के लिए बहुत परफेक्ट है, इमेजेस और वीडियो के लिए। क्लाउड जो है वो एक्शन टेकिंग के लिए बहुत है। 15 साल के तजुर्बे वाला भी खड़ा हो गया है आज एक 3 साल के तजुर्बे के साथ। अगर वो 3 साल वाले बंदे ने एआई इंटेलेक्ट है तो आप बहुत इजीली डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो आप तो दुबई से लेकर आ गए, कराची छोड़े इन्वेस्टमेंट, तो क्या इसके तरीके का होना चाहिए? क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए? कैसे उनको हम ग्रैब कर सकते हैं? इन्फ्लुएंसर जितना बड़ा होता जाता है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी नीचे जाती है। क्योंकि आप देखें कि आज एक बड़ा इन्फ्लुएंसर रोनिन एक है, उसको इंडोर्स कर रहा होगा, कल जीरो को कर रहा होगा, परसों ऑडियोनिक को कर रहा होगा, उसको तो जो पैसे दे दे। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो इंटरनेशनली लिसनिंग का है, वो तो हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई भी नहीं चाहता। लोग 90 दिन के बाद वेंडर को पे कर रहे हैं। ये कितना रिलीजियस इकोनॉमिक्स के खिलाफ बात है, जहाँ रिलीजन ये कह रहा है कि जैसे ही मजदूर का पसीना भी सूखे ना, पैसे दे दो। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अम्मार, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताइए तहसीन? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए तबीयत कैसी? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। नहीं जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज अप फॉर इट। चले जी, मल्टीपल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बड़ा तजुर्बेकार है, दराज, OLX एंड सो ऑन, और अभी तो आपका नया स्टार्टअप भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डाइव इन, कि हमारे व्यूवर्स को पता हो कि आपका पास्ट कैसा रहा, आपने वहाँ क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी कि जो आपने अपना स्टार्टअप किया, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, जैसे दराज, OLX, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, जब भी तो आपने एक कोई स्टार्टअप किया होगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया अपने कि आपका क्या एजुकेशन रही है और वहाँ क्या करते थे, जो कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी उसकी बेसिस पे आपने कोई स्टार्टअप बनाया है या कोई इनोवेटिव आइडिया था? जी बिल्कुल। मेरी स्कूलिंग सिविल एविएशन अथॉरिटी, एक कराची में मलीर के पास स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज मलीर कैंट एक कॉलेज है। उसके बाद ऑब्वियसली हमारी वालदैन की ख्वाहिश थी कि हम इंजीनियर बने, लेकिन हमारे इंटर में ऐसे नंबर नहीं आए कि NAD में दाखिला हो सके। तो फिर हमने ऐसे ही सारे ये IBA लम्स इसके टेस्ट दिए, तो CBM एक इदारा है वहाँ पे हो गया, तो हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हमने तालीम अपनी प्रोफेशनली हासिल की। बस उसके बाद आपको पता है एनी मिडिल क्लास पर्सन हैज़ टू गेट इनटू जॉब, तो बैचलर्स के बाद मास्टर्स नहीं किया और नौकरी में लग गए। शुरू में ज़्यादातर नौकरियां जो हैं वो एजेंसी साइट्स पे मिली, लेकिन रहा मैं मार्केटिंग के अंदर ही। मैं एक मीडिया प्लानिंग करी, क्रिएटिव किया, मीडिया सेल्स की, तो ज़्यादातर PR, ब्रांड एक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें जो मार्केटिंग की ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर काम किया। फिर 5-6 साल बाद जब आपने ये सारा काम किया तो मेरा एक क्लाइंट था, मैं एडकॉम एक एजेंसी है, तो उसका क्लाइंट था OLX, वो बाहर से ऑपरेट होता था, इट वाज अ नेदरलैंड बेस्ड कंपनी। तो मैं उसका अकाउंट मैनेज करता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार व्हाई डोंट यू जॉइन अस। तो ये मेरा पहला डायरेक्ट OLX आपकी फर्स्ट? हाँ, मैं पाकिस्तान में पहला एम्प्लॉय था उनका। तो किस सन की बात है तकरीबन? कोई ये आप समझे 2013-14 की बात होगी। तो बस 2013 में मैं पहला एम्प्लॉय था। पहले एम्प्लॉय होने का बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि आप जनरलिस्ट होते हैं, फाइनेंस भी सेटअप कर रहे होते हैं, हायरिंग भी कर रहे होते हैं, ऑफिसेस भी ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको सभी करना पड़ता है, ऑल इन वन करना होता है सारे काम। एब्सोल्युटली। तो वो मेरे लिए बड़ा इनरिचिंग एक्सपीरियंस था। मुझे याद है OLX क्योंकि एक C2C ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर कभी कभार ना ऑब्जेक्शनल प्रोडक्ट्स लग जाते हैं कि कोई अपनी किडनी बेच रहा है। हाँ, तो इस तरह की चीज़ों में क्योंकि नेदरलैंड्स फॉरेन कंट्री को यहाँ की लोकलनेस का अंदाज़ा नहीं है कि कोई हलाला सर्विस एक मौलवी साहब हैं जो वो बेच रहे हैं, तो अजीब अजीब चीज़ें आई नहीं थी। तो हमें बड़ा लोकल PR प्रेशर आ रहा था कि यार ये OLX को क्या हो रहा है। तो मुझे याद है कि मुझे उन्होंने बोला कि यार आपके पास 3 हफ्ते हैं, आपको ना लोकल कंटेंट मॉडरेशन टीम सेटअप करें। कि कंटेंट मॉडरेशन मतलब क्या, ये लीगल है बेचना कि नहीं, क्योंकि
आवाम तो हर तरह की चीज बेच देती है ना। नहीं तो टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, गंदी संदी तस्वीरें लगा के टेस्ट ही कर रहे हैं, जा रहा ही नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही FIA साइबर क्राइम यूनिट ने बुला लिया एक दफा के आपकी OLX पे ऐसे कॉर्डलेस बिक रहे हैं जो जेल की फ्रिक्वेंसी कैच कर रहे हैं, ये इलीगल है पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली ये लोकल चीज़ों के लिए लोकल रिसर्च चाहिए। तो मुझे याद है मैंने फिर 3 हफ्तों में पूरा कॉल सेंटर बिल्ड किया। कॉल सेंटर का मुझे कोई तजुर्बा ही नहीं था। तो OLX हैज़ बीन वेरी इनलाइटनिंग। 5 साल मैंने उधर गुजारे। वहाँ पे मैं कंट्री डायरेक्टर मार्केटिंग था। मेरी पाकिस्तान में नॉलेज इंपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उन्होंने मुझे एम्स्टर्डम, लिस्बन, केप टाउन, यहाँ पे सब जगहों पे मेरी ट्रेनिंग करवाई डिफरेंट चीज़ों पे। तो 5 साल जब OLX में हो गए तो फिर इंसान को हमेशा ये होता है कि क्यूरियस रहता आगे बढ़ने का। हाँ, कि अब और नया प्रॉब्लम क्या सॉल्व करे। तो मुझे याद है मुझे वहाँ पे अली बाबा की एक सिंगापुर हायरिंग कंपनी है, उन्होंने मुझे हंट किया। तो मेरा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, तो मैंने उनको बोला भाई व्हाट आर यू फेसिंग एज अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा यार हम 2012 से काम कर रहे हैं, ये 2019 की बात है मैं जो दराज ज्वाइन की। तो उन्होंने कहा हमारी ब्रांड इमेज ना आज भी यही है कि लोग कहते हैं शाहरुख खान ऑर्डर किया साहिल लोधी आ गए। सही है। तो we need to fix the image part and सारी चीजें। तो मुझे अच्छा मसला लगा। और दराज को उस वक्त सभी जानते थे, इट वाज अ बिगर ई-कॉमर्स ब्रांड। नाम था लेकिन उसको बस खौफ था कि ऑर्डर में आएगा कि नहीं, रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। आपने एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा दिया है। तो उधर फिर मुझे अच्छा लगा कि एक नया मसला है, तो बस दराज ज्वाइन किया। वहाँ पे फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्योंकि दराज में बहुत सारे सेलर्स थे और जब भी आप क्वालिटी को नहीं देखेंगे और सबको आने देंगे प्लेटफॉर्म में तो मसला होगा। तो मेरा पहला ही डिसीजन ये था कि मैंने उस वक्त एनालिसिस करी कि एक चीज़ कहलाती है रिटेंशन कोहोर्ट्स, कि एक नया यूज़र आता है तो क्या वो 30 दिन में दोबारा आता है, 60 दिन में दोबारा आता है, रिटेंशन। तो हमारे प्लेटफॉर्म की रिटेंशन बहुत ही बुरी थी। तो मैंने कहा मैं पहले ये मसला हल करूं कि ये रिटेंशन बुरी क्यों है। तो न्यू यूज़र्स को स्टडी करना शुरू किया कि एक बंदा जो T-शर्ट लेता है इस सेलर से लेता है तो दोबारा आता है, लेकिन इस सेलर से लेता है तो दोबारा नहीं आता। तो उस तरह आइडेंटिफाई किए कोई 7,500 सेलर्स जो कि हमारी प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे थे, और एक मेजर कॉल ली कि इन सबको प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो GMV लॉस भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो कमा ही रहे थे प्लेटफॉर्म। तो टफ कॉल्स ली, इस तरह ब्रांड का कस्टमर सर्विस पे फोकस किया कि रिफंड रिटर्न इजी करो। फिर बस एक बड़ी जर्नी थी 5 साल दराज में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, डिफरेंट जियोग्राफीज एक्सपीरियंस करी, रीजनल लेवल पे काम किया। उसके बाद ऑब्वियसली वही जो फेज OLX पे आया था कि यार अब ये कर लिया, अब ये कर लिया, तो फिर मैंने कहा कि आई शुड ओपन अप फॉर फ्रैक्शनल कंसल्टेंसीज। तो फिर मैंने अपना टाइम ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि मैं 2 घंटे इस कंपनी को दूंगा, 2 घंटे। तो मैंने ऑनिक एक एतिसलात वालों की सिम लॉन्च हुई थी, उस पे दे दिए। फिर दवागो एक फार्मेसी है ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको 2-3 घंटे दे दिए। फिर उड़ान एक औरतों की कमेटी डालने की ऐप है, वो ग्रो कर रही थी, तो मैंने कहा इनको थोड़ा हेल्प कर देते हैं। फिर येंगो उस वक्त एक रशियन राइड हेलिंग कंपनी है, वो लॉन्च हो रही थी, तो उनके कुछ एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स थे वो किए। तो 1 साल मैंने और अपने आप को डिफरेंट ब्रांड्स के साथ एसोसिएट किया कि उनके मसले किस तरह सॉल्व कर सके। लेकिन फिर वो घर वालों के लिए थोड़ा टफ हो रहा था, क्योंकि मुझे कभी इस्लामाबाद जाना है, कभी लाहौर जाना है, क्योंकि वो ऑन साइट कंसल्टेंसी थी, आई हैड टू बी इन दी ऑफिस। तो मैंने कहा ये पैसे तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन मतलब अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मेरी बड़ी बेटी 12 साल की है, छोटी 6 साल। तो मैंने कहा आई हैव टू फाइंड समथिंग दैट कीप्स मी इन कराची। उसी दौरान हमारे एक जानने वाले हैं उमैर मासूम, जो एक OTT कंपनी है माइको, जो क्रिकेट और EPL दिखाती है, उनके CEO हैं। तो उन्होंने कहा कि यार तुम दुबई आ जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि तुम अब फारिग हो तो बेहतर है कि तुम कुछ अपना बिल्ड करो। तो बस मैं एक दिन दुबई गया हूँ, तो जो साहब हैं अहमद खिजर खान उनका नाम है, उनको हमने प्रेजेंट किया
और उन्होंने कहा तुम अपनी फ़्लाइट कैंसिल करो, एक दिन और रुको, मैं तुम्हें अपने CFO से मिलवाता हूँ। तो फिर अगले दिन भी मैं रुका। तो वो 2 दिन के अंदर उन्होंने मुझे मेरी एंजल इन्वेस्टमेंट का चेक साइन करके दिया और उन्होंने कहा तुम काम शुरू करो पाकिस्तान में। तो मैं वापस आया घर, तो घर वालों को बताया कि भाई अब अपना कारोबार और अपना काम शुरू करेंगे। तो बस ये एक जर्नी थी फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ 15 years टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। नहीं तो वो आपके दिमाग में भी तो कुछ ऐसा प्लान होगा, वो क्या प्लान था? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा जिसपे उन्होंने कट करके इन्वेस्टमेंट की। वो क्या आइडिया क्या था कि ये हम रिजॉल्व करेंगे? बिल्कुल, देखिए मेरा क्योंकि ई-कॉमर्स और ऑनलाइन खरीदने बेचने से OLX में पुराना सामान खरीदना बेचना था, दराज में नया सामान खरीदना तो मुझे जनरली इस बात की बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान के अंदर रिटेल GDP, हर मुल्क के ना GDP होता है, एग्रीकल्चर GDP, सर्विस, तो रिटेल GDP मतलब पूरे मुल्क में फिजिकल सामान की खरीदो फरोख्त की कुल हुजूम कितना है, ये रिटेल GDP। इसके अगेंस्ट देखा जाता है कि ई-कॉमर्स पे कितना बिक रहा है। सही है। तो पाकिस्तान इज राइट नाउ एट 3% ऑफ टोटल रिटेल GDP। चले अब मुझे आइडिया था 2% का, थोड़ा सा बढ़ गया इसका। हाँ, 1% बढ़ा। हाँ, लेकिन 1% बढ़ा है, लेकिन आप समझें कि श्रीलंका 5% पर है, इंडिया जो है 12% पर है, इजिप्ट 8% पे है। अब हम चाइना और US की बात नहीं कर रहे, वो तो एक एलियन, हमारे एलियन, हम तो आसपास के लोगों। तो मैंने कहा यार ये तो हम अभी भी बहुत ही नीचे, बहुत नीचे। अगर मैं बताऊं कि अपने जो 3% का, मेरे पास जो डेटा था वो 2021 का था 2% पे। जी, तो फिर भी 5 साल में अभी तक हम 1% ऐसे। तो अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी मसला नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरिफ वाला और डोमली में इंटरनेट नहीं आ रहा। इंटरनेट तो गिलगित हर जगह इंटरनेट आ रहा है। तो मुझे लगा ट्रस्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व इन ई-कॉमर्स, तभी हम इतना ज़्यादा लोग ई-कॉमर्स पे पेनिट्रेट नहीं हो रहे। तो ट्रस्ट के लिए मैं द मेन थॉट ऑफ बाईपास, विच इज़ द कंपनी दैट आई पिच्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड देन स्टार्टेड बिल्डिंग हियर इन पाकिस्तान, कि हम ट्रस्ट का मसला कैसे सॉल्व करेंगे। और हमने सोचा कि हम वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो टिकटॉक शॉप्स आपने सुना होगा साउथ ईस्ट एशिया में, अब पूरी ई-कॉमर्स के ऊपर ना एक वीडियो लेयर बन रही है, लाइव कॉमर्स और इन्फ्लुएंसर कॉमर्स की। तो जिस तरह इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलेबल वीडियोस या शॉर्ट्स और ये होती हैं, तो इस तरह अब टिकटॉक शॉप पे भी वीडियोस हैं, बट वो आप ऐड टू कार्ट बाय नाउ कर सकते हैं इन द सेम सेशन। इंस्टाग्राम पे आप वीडियो पे क्लिक करके लिंक आपको कहीं और छोड़ेगा, या लिंक इन बायो, या इधर ये उसी वीडियो से आप उधर ही शॉप कर लेते। वो मैंने भी देखा रिसेंटली, मैं आपको और बताता हूँ जो मैंने किया एक्सप्लोर के। वो टिकटॉक, जैसे हमारे पास टिकटॉक आता है, ऐसा नहीं आता जिसमें आधे कपड़े हैं और आधे नहीं। वहाँ बकायदा उन्होंने भी एक नया किया, लाइव में उन्होंने सेशंस दे दिए। सेशंस में जैसे ई-कॉमर्स है, वहाँ गए तो ई-कॉमर्स की सारी जो चाइनीज़ और वो सब वो लाइव बैठे हैं, हम उनसे उसी वक्त वो दिखा रहे हैं, उसी वक्त बात कर रहे हैं। तो मैं अभी रिसेंटली मैंने देखा और मैं अमेज हो गया। मैंने कहा एक हमारे वाला टिकटॉक है जी जिसके अंदर कपड़े उतर रहे हैं, यहाँ पे ये शेल्फ से निकाल के डिजाइन दिखा रहे हैं। तो वो बहुत फर्क था और वो बहुत अमेज आइडिया था वो। जी, तो समझे वही पूरा आप फॉर्मेट जो है वो मैं पाकिस्तान में बिल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे रिसेंटली भी उसका आइडिया, मैंने अभी बस 2 वीक पहले ही देखा है। ये असल में ना आपको पता है, ये कोई 6-7 साल पुरानी चीज़, चाइना में डुइन नाम की कंपनी है जो ये बिल्ड कर रही थी और ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था। फिर टिकटॉक आया तो टिकटॉक ने इसको अडॉप्ट किया और साउथ ईस्ट एशिया में किया। तो मेरी फ्यूचर पे बेट ये है कि पूरा का पूरा ई-कॉमर्स जो कैटलॉग बेस्ड ई-कॉमर्स है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट डिटेल पेज आता है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, ये डायनासोर समझेंगे हम आज से 5-10 साल के बाद। सही। तो पूरा का पूरा ई-कॉमर्स विल बी ऑन वीडियो। तो पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे जो टिकटॉक और फेसबुक और गूगल ये ऑफिसेज नहीं बनाते हैं। जब आप कॉमर्स में आते हैं तो आपको ऑफिस बनाना होगा, ऑपरेशंस, टैक्सेस, ये लोग बाहर से बैठ के ही ऑपरेट करते हैं। तो मुझे लगता है कोई ग्लोबल पाकिस्तान में अभी आना मुश्किल, अभी तो मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ये लाइन शुरू करी। अब वीडियो कॉमर्स बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए थी, एक तो प्रोडक्ट्स और दूसरा वो इतनी स्केल पे वीडियोस कौन बनाएगा। तो पहला 1 साल तो 2 यही काम किए, जब से कंपनी लॉन्च नहीं की थी तो बैक एंड पे ये कर रहे थे। प्रोडक्ट्स लाने के लिए हमें और अपने लिए मुश्किल काम हमने सोचा कि अगर हमें प्राइस कम लेकर आनी है तो हमें ना
डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और इंपोर्टर की लेग को डिजिटाइज करना होगा। दराज पे ज़्यादातर रिटेलर आपको मिलेंगे, लेकिन आप जोड़िया बाज़ार जाएं तो वहाँ पर सारे होलसेलर्स हैं। मतलब चाइना से सबसे बड़ी ज्वेलरी इंपोर्ट करने वाले लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान में पूरे 40,000 कार्टन निकालते हैं। कराची इज़ ऑब्वियसली एन इम्पोर्ट हब, पोर्ट सिटी है, यहाँ से सारा माल पूरे पाकिस्तान में। उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। वो कहते हैं कि बॉस मैं आपका एक एक पार्सल तो पिक पैक शिप नहीं करूँगा भाई, वो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन हम लगे रहे, हमने उनके बच्चों को कन्विंस किया कि देखें D2C जाने में अपना फ़ायदा है। आप डिस्ट्रीब्यूटर को इम्पोर्ट करते हैं, आप अपना 100 रुपये 200 रुपये रख के बेच देते हैं, वही 350 रुपये की चीज़ मार्केट में 1400 रुपये की रिटेल पे बिक रही होती है। तो लेकिन खपत भी तो ज़्यादा, वो क्यों आएगा? वो बोलता है कि एक ही वक्त में मेरा कार्टन जाता है, खत्म हो गई कहानी। हाँ, तो मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा अगर आज अभी आप देख रहे हैं ना कि एक एक प्रोडक्ट जा रहा है, अगर आप अपना डायरेक्ट टू कस्टमर चैनल बिल्ड कर देंगे तो अगले साल ये भी 20,000 प्रोडक्ट्स निकल रहे होंगे, तो उस वक्त आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। उस वक्त तो मैं भी आपके लिए उतने ही साइज का होऊंगा। तो उनको ये बात समझ आई कि दे कैन अर्न मोर गोइंग डायरेक्ट टू कस्टमर। यानी B2B की जगह B2C में आपने उनको कन्विंस किया। हाँ, कि आप B2C में खपत बहुत है ना, एक एक के पैसे को मैनेज करना है। हाँ, वो फिर हमने उनको पूरा सिस्टम डिजाइन करके दिया ना। बाईपास का जो अपना सेलर सेंटर है, जिस तरह आपने अमेजोन का सेलर सेंटर, एटसी सबका, तो उधर ये सारी फाइनेंसिंग, कितना ऑर्डर आया, कितना गया, कितना हमें, वो सब ऑटोमेटिकली हो रहा होता। प्लस हमने एक बंदा भी उनको शेयर्ड बेसिस पे दे दिया। तो बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको थोड़ी आपने हैंड होल्डिंग करी, क्योंकि आपको रादर देन 5,000 ज्वेलरी के सेलर्स लाने के लिए आपने एक बड़ा सेलर जो उन 5,000 को प्रोवाइड कर रहा है, आपने उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी। सो दैट टुक टाइम। कारखानों मार्केट पेशावर, शाह आलम मार्केट लाहौर, इचरा, बोल्टन, एम्प्रेस, जोड़िया, गुल प्लाजा, गुल तिजारा, इधर फील्ड वर्क में बड़ा टाइम लगा। ये तो भाई असल में बुड्ढे बैठे हैं, मैं खुद भी कहूँ पक्के होते हैं, क्योंकि वो पैटर्न नहीं तोड़ सकते अपना। तो हमने बड़ा, ये तो अमेज काम किया आपने, उनका पैटर्न तोड़ा आपने सबसे बड़ा। नहीं, बिल्कुल। और उसमें उनकी नई जनरेशन का बड़ा हाथ है, क्योंकि अब इन सारे मेमन और इन सब की ना एक नई जनरेशन आ रही है जो कि ये कॉन्सेप्ट समझती है कि रिटेल, देखें पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त हर किसी को मार्जिन कमाना है, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है कि अब जो बिल पहले आ रहा था अब वो नहीं आ रहा, मैं उस प्राइस पे नहीं बेच सकता। सही ना? तो एवरीबडी हैज़ टू टेक केयर कि मेरा मार्जिन बढ़ रहा है। और जब उनको ये रियलाइज होता है कि यार देखो ये ज्वेलरी है, एक शॉपिफाई की स्टोर की खातून मुझसे ये ज्वेलरी लेके गई, उन्होंने तस्वीर खिंचवाई, मॉडल पे पहनाया, और ये 800 रुपये की नेकलेस वो 4,500 का बेच रही है, तो मैं उनको ये बात पे थोड़ा सा शर्मिंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ आप काहिली की वजह से कि यू थिंक यू कैन नॉट डू इट, आप इतनी सारी मनी ऑन द टेबल छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा नहीं हमें आता नहीं। मैंने कहा तो वी प्रोवाइड यू दिस सर्विस, आप प्रोडक्ट दें, हम तस्वीरें खिंचवाएंगे, हम सब चीजें करें, थोड़ा प्राइस ऊपर करके बेचेंगे, लेकिन फिर भी जो मार्केट में 4,000 की बेच रही है उससे सस्ती बेचेंगे ताकि यूजर को एडवांटेज हो। तो सेलर्स को लेकर आए। फिर दूसरा काम था इन्फ्लुएंसर मार्केट प्लेस बनाना। तो 3,500 इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड करना वो एक बड़ा चैलेंज था। तो ये कैसे किया है? ये तो मैं भी काफी दिनों से सोच रहा हूँ। हाँ, तो आप समझें कि ये ना एक निहायती दकियानूसी, सुस्त और ओल्ड फैशन स्टाइल में काम हुआ। इसमें आपने कोई 6-8 लोगों की टीम बिठाई, उनको बोला कि आप YouTube पे सर्च करें वॉशिंग मशीन कवर। अब वॉशिंग मशीन कवर के अंदर अगर हिनाज हेवन एक प्रोफाइल आ रही है 12वें पेज पे सरगोदा पे, जो बता रही है कि वॉशिंग मशीन पे कवर चढ़ाते हैं कैसे, तो उनका लिंक निकालें, उनको मैसेज करें। उनके मैसेज को करेंगे तो वो 1 हफ्ते तक जवाब नहीं देंगी, फिर वो बोलेंगे मेरे मियाँ से बात करो। उनके मियाँ से बात करेंगे, हम उनको बोलेंगे बस हम आपको पैसे देंगे अगर आप हमारे लिए वीडियो बनाएंगे। वो बोलेंगे आप झूठे हैं, आप चोर हैं, स्कैम है, वो फ़ोन रख देंगे। फिर हम उनको बताएंगे कि बॉस हम दराज में काम कर चुके हैं, हम OLX में काम कर, हम झूठे लोग नहीं। फिर वो उनका इजी पैसा का अकाउंट नंबर लेना, फिर उनको पहली ऑन बोर्ड करना, पूरा चीज़ एजुकेट करना, ये बड़ा टफ मरहला था। लेकिन
एवरी बिग प्रॉब्लम इज सॉल्व थ्रू प्रोसेस एंड पीपल। तो वो आपने प्रोसेस बनाया, सही लोग बिठाए, कॉल सेंटर टाइप आपने हंटिंग शुरू करी, 100 लोग हंट करते थे तो 4 इन्फ्लुएंसर मिलते थे। तो इस तरीके इतना मैनुअल काम किया, इतना मैनुअल काम। अब तो खैर ये मैं आपको कोई 1.5 साल पहले की बात अब बता तो रहा हूँ। आपने शायद एआई लगा दिया। हाँ, अब आपने ऑब्वियसली बॉट्स बना दिए जो स्क्रैपिंग करते हैं आपके बिहाफ के ऊपर, उनको डीएम भेज देते हैं, डीएम से जो जवाब आता है उस वो गूगल शीट में चला जाता है, गूगल शीट के अंदर फिर वहाँ पे हम पहले आईवीआर कॉल भेज देते हैं फ़ोन नंबर पे, आप इंटरेस्टेड हैं तो वो जो हॉट लीड कोल्ड हॉट लीड कन्वर्ट होती है, फिर उसको कॉल, तो वो उतनी बहुत सारी चीज़ों में एफिशिएंसी आ गई। लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि वो शुरू में बहुत तकलीफ दे प्रोसेस। फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इन्फ्लुएंसर भी ले आए हैं, प्रोडक्ट्स भी ले आए हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे ना नेशनल लेवल पे हम डिसरप्ट कर सकें, क्योंकि स्टार्टअप्स तो इतने छोटे छोटे बने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। तो हम हुकूमत के पास गए, पेमरा के पास, जो कि पाकिस्तान की मीडिया अथॉरिटी है। हमने उसको बोला कि भाई आपके पास न्यूज़ चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल है, लेकिन आपके पास कोई शॉपिंग टीवी चैनल नहीं। ये बहुत अमेज आइडिया है। हाँ, तो उन्होंने कहा यार शॉपिंग टीवी चैनल क्या होता है। फिर हमने उनको बताया कि देखें यूएस में, जर्मनी, जापान में ये QVC होम शॉपिंग नेटवर्क, ये टीवी चैनल्स होते हैं जहाँ पे एक होस्ट होती है, वो प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है और आप QR कोड से टीवी से स्कैन करके शॉप करते हैं। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, तो हमें लाइसेंस मिला। फिर हमने टीवी चैनल सेटअप किया। अब टीवी चैनल जिंदगी में कुछ आइडिया नहीं कि सैटेलाइट क्या होती है, सिग्नल हांगकांग जाता है, हांगकांग से पाकिस्तान केबल ऑपरेटर एसोसिएशन से बात करना, आपका चैनल किसी ने 80 नंबर पे फेंक दिया है, आपको चाहिए कि जियो हम ARY के आसपास लगा हुआ हो। तो ये पूरा एक अलग साइंस थी क्रैक करना। तो वो फिर सीखी, वो क्रैक करी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बाईपास टीवी 94% ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में स्टॉर्म फाइबर से लेके PTCL हर केबल हेड एंड्स पे आ रहा है। 55 लाख लोग उसको हर हफ्ते देखते हैं। जबरदस्त। तो सलमा आपा की लॉन कलेक्शन एक प्रोग्राम का नाम है, मेरी गाड़ी मेरी सवारी, माचो मैन के मर्दों को सलाजीत ज़्यादा खानी चाहिए कि नहीं। तो हर तरह का प्रोडक्ट के ऊपर आपने इंटरटेनमेंट की लेयर बिछा के उसको शॉपेबल बना के हमने वीडियो को टीवी के थ्रू और मोबाइल पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वीडियो की लेयर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये एक बाईपास क्या है, इसकी भी पूरी एक साइंस थी कि टॉप पे रहना है, बॉटम पे रहना है, जैसे हमारे गूगल्स पे होता है। हाँ, टीवी पे तो आपके पैसे है ना, कि अगर आपको एंटरटेनमेंट बुके के अंदर हम टीवी ARY और जियो एंटरटेनमेंट के पास आना है तो उसकी इतनी प्राइस है। मतलब ये भी रैंकिंग की प्राइस, रैंकिंग की केबल ऑपरेटर्स प्राइस का पूरा सिस्टम होता है। बड़ा अमेजिंग आइडिया है आपका, बहुत अमेजिंग। तो आपने आपके पास डेटा भी है कि कभी कितने लोग QR कोड से करते हैं? हाँ, आपने कहा 55,000 लोग ऑलमोस्ट आपके वीकली है, वीकली टीवी देखते हैं। टीवी का तो पूरी टीवी रेटिंग्स की तो पूरी इंडस्ट्री है। तो वो तो आपका ऑफिशियल जो कैंटार इदारा है जो टीवी की रेटिंग्स देता है। टीवी की रेटिंग्स का भी आपको पता है पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कि कैंटार जो रिसर्च कंपनी है उसने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3,500 घरों में डिफरेंट प्रोविंसेस और शहरों के टीवी के अंदर एक डिवाइस लगाई हुई है जो इमेज मैपिंग के थ्रू लोगों से मैच करती है कि इस वक्त कौन सा चैनल देखा जा रहा है। सही है। आपकी वाइफ आएंगी तो उनको इंस्ट्रक्शन है कि वो 3 दबा के टीवी खोलें, तो सिस्टम रिकॉर्ड करेगा कि एक फीमेल 35 इयर्स की टीवी देख रही है। आपके वालिद आएंगे तो वो 6 दबा के टीवी खोलेंगे। तो घरों को ऑनबोर्ड किया जाता है और इसकी बेसिस के ऊपर टीवी की रेटिंग रिकॉर्ड होती है डिफरेंट डेमोग्राफिक की। तो वहाँ से टीवी व्यूअरशिप का डेटा आता है और जो QR कोड है वो ऑब्वियसली हमारा डीप लिंक होता है। तो उससे हमें पता चलता है कौन से ड्रामे में ज़्यादा QR कोड स्कैन हो रहे हैं, कौन से में कम हो रहे हैं। क्योंकि आपने जो बात बताई ना, मैं तो अभी इन्फ्लुएंसर से वहाँ से वापस नहीं आया, इन्फ्लुएंसर फंसा हूँ, उन्हें वहाँ पर जाना है, पर अभी हम टीवी पर आ गए। तो टीवी का तो क्योंकि इनका तो अपना फाइनेंशियल एक मॉडल होता है, तो अभी तक मैं यहाँ कंफ्यूज भी हो गया कि आपने तो ऐसी जिनके अपने फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर के अपने फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, टीवी के अपने हैं, होलसेलर के आपने उन फाइनेंशियल मॉडल को साइड पे रख दिया, उनसे आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं। मैं ये सही समझ रहा हूं? उनसे देखें, ये हमारे सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। ये रेवेन्यू हम सबसे पैसे कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सलमा आपा की लॉन कलेक्शन
जे डॉट को अगर हमने 1 महीने की स्पॉन्सरशिप बेची है, वो वैसे तो सबके लॉन के जोड़े दिखा रही होती हैं जो हमारे, ये आपका रेवेन्यू मॉडल भी है। हाँ कि लेकिन जे डॉट ने स्पॉन्सर किया तो उनसे हम पैसे लेते हैं। सिमिलरली ब्यूटी पार्लर हमारा एक शो है, तो पिछली पूरी रमजान सनसिल्क जो यूनिलीवर का एक ब्रांड है उसने पूरे सारी एपिसोडें 20 एपिसोडें स्पॉन्सर की। तो वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम है टीवी एडवर्टाइजिंग। जो हम सामान ई कॉमर्स में बेच रहे हैं उस पे हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट कमीशन कमाते हैं बेचने का। तो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीमिंग भी डिफरेंट हो गई ना, मतलब जी। आप एक उस पे नहीं है, बाईपास पे डिपेंडेंट नहीं है आपके रेवेन्यू, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपने रेवेन्यू मॉडल भी इंक्रीज कर मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो ये आपका एक, क्योंकि एक चैनल पे भी आ गया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके पास। मैं इन्फ्लुएंसर से वापस जा रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंसर इट्स सेल्फ ही बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है, मतलब उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो ये कि एक इन्फ्लुएंसर यूट्यूब से भी कमा रहा है और फिर आप उसको, तो वहाँ से भी, तो जब आप उनकी वीडियो को भी अपने यूट्यूब चैनल्स पे कहीं डालते होंगे तो वो भी तो परमिशन लेके वो भी तो रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर रहा है। नहीं, उनकी वीडियो ना सिर्फ बाईपास पे जा रही है, वो बाईपास, हाँ, क्योंकि और वो सिर्फ हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये भी फर्क है, देखें इरफान जुने जो वलिया नजीब, जुनेद अकरम, जो ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनको पैसों की कमी नहीं, लेकिन ये सिर्फ टॉप ऑफ द पिरामिड में कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमारी रिसर्च के हिसाब से पूरे पाकिस्तान का 70% ऑफ द एडवर्टाइजिंग मनी इज गोइंग टू 300 इन्फ्लुएंसर्स ओनली। ठीक है। लेकिन नीचे ऑफ द पिरामिड के अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको यूट्यूब से कोई पैसा नहीं बनता, और उनकी शक्लें या उनकी पर्सनैलिटी या उनकी कंटेंट के अंदर ग्लैमर उतना नहीं है कि लॉरियल उनको पैसा दे के मेरे लिए वीडियो बनाओ। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कहाँ जाएंगे, राइट? वो तो फिर बेरोजगार रहेंगे क्योंकि ना यूट्यूब पैसे दे रहा है और ना ब्रांड्स पैसे दे रहा है। तो हमने सोचा कि नहीं यार, हम हमेशा एक डेमोक्रेटाइजेशन करेंगे इंडस्ट्री में। तो हमने उनको बोला कि भाई आप अपनी दुकान बनाएं बाईपास पे, हम आपको प्रोडक्ट्स भिजवाएंगे, आप उस पर वीडियो बना के हमारे प्लेटफॉर्म पे लगाएं। अगर आपकी वीडियो से वो सामान बिक जाता है, तो अगर हम 30% कमा रहे थे उस सेलर से, तो हम अपना कमीशन में से 15% आपको दे दें। तो उन्होंने कहा यार, तो बिजनेस पार्टनरशिप हुई। हमने कहा बिल्कुल भाई। मैंने कहा आप 100 वीडियो बनाएंगे, आपको 1 रुपया नहीं आएगा यूट्यूब से, क्योंकि उतनी वॉच टाइम और व्यूज नहीं होंगे। आप मेरे 100 वीडियो बनाएंगे, आपका एक प्रोडक्ट भी बिकना शुरू हो गया तो आप तो पैसे बनाना शुरू हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली सच्चाई तो समझ आती है लोगों को कि हाँ यार, मॉडल तो सही है। तो इस तरह लोग, लेकिन एफिलिएट किया है आपने उनको, कैसे एफिलिएट किया है? बस वो वीडियो दिया नहीं, लिंक भी दिया और हमारे प्लेटफॉर्म पे उनकी इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल भी बनाई। लाइक द अमेज़न जैसे करता है, अमेज़न ने भी एक इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम किया हुआ है, उस पे वो एफिलिएट लिंक देता है जो लोग यूट्यूब पे लगाते हैं या अपने सोशल प्रोफाइल पे लगाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हमारे खुद प्लेटफॉर्म एक टिकटॉक की रील्स की तरह है, तो उस पे भी, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी वो वीडियोस लगाते, आपके प्लेटफॉर्म पे लग जाती है। जी। तो उनको रेवेन्यू स्ट्रीम का मसला तो नहीं आता कि आपने उधर लगा दी, हमारे पास रेवेन्यू नहीं आया? दोनों जगह से पैसे आते हैं ना। अगर उनके इंस्टाग्राम पे किसी ने स्टोरी पे क्लिक करके हमारे पास आया, तब भी उन्होंने पैसे कमा लिए। और वही वीडियो अगर कोई हमारा यूजर हमारे ऐप पे देख रहा है और उसके थ्रू खरीद लिया, तो भी पैसे कमा लिए। तो जबरदस्त मॉडल है उनके लिए। तो उनके लिए तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि जो ये वाला तबका ऑफ इन्फ्लुएंसर है जिनको कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं थी, दे हैव अ मॉडल टू नाउ बिकम अ बिजनेस पार्टनर। और इसकी बड़ी हकीकत आप ये समझे, मैं जब दराज में था तो हमने एक लॉन का जोड़ा लिया, सेम डिजाइन और कलर का। वो एक लॉन का जोड़ा हमने माहिरा खान को दिया, जिसको इंस्टाग्राम के जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और दूसरा जो लॉन का जोड़ा है वो मरियम परवेज को दिया, जो आज से 5 साल पहले इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं होती थी, बहुत छोटी इन्फ्लुएंसर होती थी। सेम प्राइस, सेम डिजाइन। जो माहिरा खान ने 380 लॉन के जोड़े बिके उनके क्लिक से, और इनके जो है 3500 लॉन के जोड़े बिके। तो जब आप इतने सारे इन्फ्लुएंसर पे ए बी टेस्टिंग करते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि फेम is something else और influence is something else। एक बंदा पॉपुलर बहुत हो सकता है, लेकिन उसकी परचेज डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस जरूरी नहीं है उतना।
फिर उधर से ये एज अ लर्निंग ग्लैमर उसको देख रहा है पर नॉट फॉर द बाइंग पर्पस, क्योंकि उसने माइंडसेट नहीं सेट किया कि ये मुझे इन्फ्लुएंस करके बाय करा है, बिल्कुल या उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है, या उसको इंटेंशन भी लोगों की नहीं है, बस वो शायद इतना ट्रैफिक तो ड्राइव कर रहे हैं लेकिन देखिए क्रेडिबिलिटी जो है ना वो हाँ। कभी भी सेलिब्रिटी की उतनी नहीं होती जितनी एक आप रोजाना एक बंदे को देख रहे हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, आप उससे रिलेट करते हैं कि यार ये तो मेरे जैसा ही आदमी है, अगर इसने ये वाली बाइक यूज करी है या तो मैं भी ये कर तो मैं भी ये कोई बिका हुआ आदमी नहीं है। इन्फ्लुएंसर जितना बड़ा होता जाता है ना उसकी क्रेडिबिलिटी नीचे जाती क्योंकि आप देखें कि आज एक बड़ा इन्फ्लुएंसर रोनिन एक है, उसको इंडोर्स कर रहा होगा, कल जीरो को कर रहा होगा, परसों ऑडियोनिक को कर रहा होगा, उसको तो जो पैसे दे दे उसकी वीडियो बना देगा वो। तो लेकिन जो ये छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी ऊपर अभी क्रेडिबिलिटी इनकी अच्छी होती है कंपेयर टू बड़े। आपने एक बड़ा खतरनाक रिवील किया है कि और आपने नाम भी ले दिए, ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी ले दिए कि एक मायरा खान और एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमने किया तो उसकी सेल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, क्योंकि लोग होता है यार हम बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बनाए, हम बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ मार्केटिंग करें। तो वो जो आपने क्रैक किया है वो एक, और दूसरा जो डेटा जो शेयर किया मैं कहता हूँ अमेज है, ये तो पब्लिकली निकलना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो इतना फेमस है तो वो सेल्स आपको इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर सके, इसलिए कि वो छोटा इन्फ्लुएंसर, नॉट श्योर कि सेकंड वाले का आपने क्या नाम लिया था, मेरी परवे, तो वो अब नाम ले रहे हैं, देखें यार। नहीं ये तो ओपन फैक्ट, मैं तो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ मैं तो सब लोगों को इन इन्फ्लुएंसर्स को हाईलाइट करता हूँ जो सक्सेस स्टोरीज हैं। आप सोचें कि दराज में ये जो इन्फ्लुएंसर्स उस वक्त इतने पॉपुलर नहीं थे जो अब हो गए, जब ये छोटे थे और हम इनको जब एफिलिएट के साथ काम करते थे तो ये 8-8 लाख रुपए रेवेन्यू कमाते थे आउट ऑफ कमीशन सेलिंग, राइट। तो 11-11 जब होती थी तो ये तो 20-20 लाख रुपए का रेवेन्यू कमीशन का बन जाता था। तो ये पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली जब मैं दराज से गया तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये उतना तेजी से नहीं बढ़ा, लेकिन वी बिलीव कि दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पावर and lot of opportunities for micro influencers to earn money. अच्छा, वो बॉट आपने खुद बनाए जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को सर्च करें या आपने? हाँ, ये तो आप देखें आजकल तो ना एवरी थिंग कैन बी डन थ्रू क्लॉड। अच्छा, क्लॉड का वेब पैनल नहीं, क्लॉड कोड। अब जैसे मैं क्लॉड कोड बोलूंगा ना तो 3 होते हैं उसके, मैंने जो देखे हैं, एक तो उसका वेब एक्सटेंशन देखा है, एक डैशबोर्ड देखा है और एक मैंने वेब देखा है। हाँ, एक तीसरा ये है क्लॉड कोड जो है वो जो कमांड से चलेगा, जो CLI पे चलता है, कमांड लाइन वाला। हाँ, कमांड आज ही यूज किया मैंने। बस, तो सबसे पहला काम किसी के लिए भी है कि वो क्लॉड कोड को अपने कमांड लाइन पे या VS स्टूडियो डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेटअप कर ले। अच्छा, आपको अलिफ रुपए का इंजीनियर नहीं होना ये क्लॉड कोड, क्योंकि क्लॉड कोड का जो लफ्ज है ना वो लोग समझते हैं कि यार मैं तो इंजीनियर, मुझे तो कोड ही लिखना नहीं आता। मैं भी यही समझ रहा था, लेकिन मुझे बड़ी जल्दी ये रियलाइज हुआ कि इसका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। अच्छा, क्योंकि टर्मिनल पे सेटअप करना थोड़ा सा वो है, ऑब्वियसली लोग लगता है कि यार ये तो मुझे कुछ टेक्निकल करना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकल कुछ काम नहीं। वंस आपने वो कर लिया तो मुझे ये लगता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की पहली गली में आ गए। अभी तक तो मैं एक्सटेंशन पे ही मुझे मजा आता है कि उसको पूरा कमांड दिया और एक्सटेंशन से वो खुद कर लेता है। हाँ, पर आप रिकमेंड कर रहे हो कि कमांड बेस पे जाए। हाँ, क्लॉड कोड को CLI के अंदर इंटीग्रेट कर दें, उसको ना फिर आपके पूरे कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है। तो अब छोटी चीज, फॉर एग्जांपल मेरी D ड्राइव के अंदर कोई 1200 स्क्रीनशॉट पड़े हुए, मैं हर चीज का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। मैंने उसको बोला यार मेरी ना ये स्क्रीनशॉट सॉर्ट कर दो, तो मैंने लिखा, उसने उसको कोड में पाइथन की कोई लाइब्रेरी लगाई, पता नहीं पीछे खुद कोई 200 लाइनों का कोड लिख के कोई चीज मैंने D ड्राइव खोली तो बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, मेरे फोल्डर्स बने हुए, फोल्डर्स के अंदर जो स्क्रीनशॉट है उसको इमेज रिकग्निशन करके उसके नाम लिख दिए, कि वरना तो लिखा होता है ना WhatsApp_001111, इस तरह के नाम होते हैं स्क्रीनशॉट्स, तो वो नाम भी लिख दिए उसने। तो ये तो छोटा से छोटा काम है, बड़े से बड़ा काम है कि आपका पूरी की पूरी वेबसाइट खड़ी कर देगा, पूरी के पूरे डेटाबेसेस, AWS, MongoDB, जो आप बनाना चाहें। हमने तो अपनी अटेंडेंस मशीन का डेटा लिया ऑफिस में और हमने हलाल कमाई पोर्टल बना दिया।
मलाल का पेपर, हाँ। ठीक है। मैंने कहा भाई 9 घंटे जो है ना आपने हमारे साथ ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप 9 घंटे तो ऑफिस में देंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन 9 घंटे नहीं दे रहा, तो वो थंब इन थंब आउट लेता है और अटेंडेंस मशीन को क्लाउड कोड पे से पोर्टल बनाया और उसको जीमेल से कनेक्ट कर दिया। वो रोजाना सबको अपना वर्क आवर्स बताता रहता है कि यार आज तो मैंने सिर्फ 4 घंटे दे के घर चला गया, मैं मेरे पूरे महीने के इतने घंटे शॉर्ट चल रहे हैं, राइट, सिर्फ जस्ट टू हैव फन एंड टाइम मैनेजमेंट। तो छोटी सी छोटी ये भी पोर्टल बन जाता। तो क्लाउड कोड से ये सारे टूल्स और बॉट्स और ये सब ऑटोमेशन जो है बिल्ड कर रहे हैं आजकल। इसमें जो आप इन्फ्लुएंसर की बात करें, जैसे मैंने आपका भी प्रोफाइलिंग आज मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने आपका नाम दिया, एक लिंक्डइन का प्रोफाइल दिया और उसने मुझसे अलाउ पूछा कि भाई मैं तुम्हारा गूगल सर्च कर लूँ, इंस्टा ले लूँ, ये कर लूँ। तो उसने गया और आपकी पूरी डिटेल ली जी जी, और पूरा एक एक चीज़ को रिसर्च किया, जिसपे मैंने आपसे पूछा भी था, देखिए $30 मिलियन कह रहा है, भाई ये सच है या झूठ कह रहा है, तो मुझे तस्दीक तो पूरा कर रहा है। लेकिन आप रिकमेंड करो कि बेस जाए, कमांड बेस पे ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस है, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर का अगर एक्सेस आता है, ब्राउजर का नहीं आता, फिर नहीं ब्राउजर, हाँ ब्राउजर का ऑब्वियसली लिमिटेड हो जाएगा। हाँ, तो वैसे तो जो भी अगर आपको कोई डेवलपमेंटल काम करना है, कोई पोर्टल बनाना है, कोई ऑटोमेशंस क्रिएट करना है, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। देखें हाँ, प्राइस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करा भी, तो मुझे $500 तो ऐसे ही ले गया था मोहब्बत में। मैंने 52,000 रुपीज पर मंथ वाला 20x वाला प्लान लिया हुआ है। अब ऑब्वियसली मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। $100 से हाँ, $200 वो फिर सेट है मेरे ख्याल से। मैंने $20 का लिया, तो वो एग्जीक्यूट करता है वहां से। हाँ, तो $20 तो आपका फौरन ही फूक जाएगा। वो हर थोड़ी देर बाद इंजेक्ट कर होता है $5 यानी कि आप डायरेक्ट एक दफा आप दिल खोल के पढ़ा ले। हाँ, क्योंकि क्लाउड की आप एक्चुअल बेनिफिट तब तक नहीं उठा पाएंगे जब तक वो कॉन्टेक्चुअल मेमोरी ना बिल्ड करे, राइट। क्योंकि जब इस तरह के आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो वो आप समझें कि आपने कोई 600 लाइनें पहले जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो उसको अभी भी याद है। क्योंकि प्रोजेक्ट में तो आप समझे एक बंदे को जब आप काम करने को बोल रहे हैं तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, अगर वो पुरानी भूलता जाए तो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो अगर छोटी हो तो फिर तो प्रोजेक्ट ही नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें फिर टीम बिल्डिंग भी आपने क्योंकि टीम भी है ना, क्योंकि अलग अलग लोग भी काम कर रहे हैं, तो फिर टीम बिल्डिंग भी उसी के अंदर कर दें। एक तो आपने कॉन्सेप्ट किया, फिर नीचे टास्क असाइन करेंगे बंदे को। जैसे आपने, मैं भी इन्फ्लुएंसर की बात कर लूँ, आपने एक आइडिया किया कि ये इन्फ्लुएंसर मुझे सर्च करना है, क्लाउड को दिया, तो उसके बाद कॉल्स। अच्छा, लेकिन क्लाउड तो अब सारा ही कर देता है। मैं ये कह रहा हूँ ना, मुझे कोई टीम वीम को देने के लिए नहीं, मैंने तो अब आप जो वो तो क्लाउड ही कर देगा। होता है तो मेरे दिमाग कहीं और चल रहा था, वही वो अभी क्योंकि वो ब्रेन स्टॉर्मिंग इतनी हुई नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो तो खुद ही कर देगा सारा काम। इवन जब फोन नंबर गूगल शीट पे भी आ रहे हैं ना, अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ह्यूमन को भी कॉल करने को ना बोले, वो खुद ही कॉल कर अब हम बोलेंगे हम अपना डायलर मिला को इंटीग्रेट कर देंगे उस गूगल शीट कर दिया किसी के साथ और विस्पर एआई जो ओपन एआई का ऑडियो एल्गोरिदम है वो यूज करके हम अपना कॉलिंग एजेंट भी खुद बना दें। तो ये जो बातें पहले इम्पॉसिबल लगती थी, ये जब तक आप अपने स्लीव्स रोल करके खुद नहीं घुसेंगे ना, आपको इस पे एतकाद ही नहीं आएगा कि ये हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने परसों ट्राई किया था। मैंने उसको बोला कि ये अमेज़ॉन के कीवर्ड्स हैं, ये लिस्टिंग है, ये उठाओ, यहाँ से इमेज को बनाओ, वहाँ गूगल पे जाओ। अच्छा, इस एक चीज़ में बड़ी अभी आइडिया हुआ कि आपसे डिस्कस करेगी। चैट जीटीपी कंटेंट के लिए ठीक है, गूगल इमेजेस के लिए बहुत बहुत परफेक्ट है, इमेजेस और वीडियो के लिए। क्लाउड जो है वो एक्शन टेकिंग के लिए बहुत ही है। तो मैंने इनको कहा, यार मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा एक इमेज बनानी है, वो तुम गूगल से बनाना, गूगल से बनाने के बाद तुम इस जगह पे अपलोड करना। फिर क्योंकि इमेज तुम्हारे पास है तो इमेज को उठाओ। मुझे इसका नाम नहीं पता इमेज का, मुझे तो गोरू की इमेजेस का कोई कार्टून है, मुझे तो नहीं पता ना भाई हानी मोने कौन है। इसका पहले नाम निकालना। अच्छा, नाम देने के लिए सबसे परफेक्ट मुझे लगा चैट जीटीपी। मैंने कहा इस पर डालना, उससे चेक करना कि नाम इसका क्या है। वहाँ से नाम निकला है, फिर जाना तुम हीलियम 9 में जाना, हीलियम 9 में जाके इसके कीवर्ड रिसर्च करना और कीवर्ड रिसर्च करके लाना, और फिर इसको जाके अमेज़ॉन के लिस्टिंग बनाना। कर दिया भाई उसे सारा कुछ ऐसे ही। तो वो जो हालांकि मैंने भी थोड़े दिन पहले, पर मुझे लगा था कि आपसे बात करके उसके ऊपर वो कहते हैं कि भरोसा हो गया। ऐसे इनिशियली तो मुझे लगा यार कोई जादू है, क्या चक्कर है, लेकिन और शायद मैं बहुत छोटे बजट से कर रहा था, तो आपसे डिस्कस करके आया कि 20-20 रुपए वाले डॉलर, 20-20 डॉलर वाले का काम नहीं। हाँ, एक दफा थोड़ा सा, क्योंकि देखें आजकल ना, हम पहले लोग बोलते हैं अच्छा आपको 15 साल का तजुर्बा है, वाह। हाँ, अब ये डिफेंसिबल पोजीशन नहीं रही है।
तो अब 15 साल के तजुर्बे वाला भी खड़ा हो गया है आज एक 3 साल के तजुर्बे के साथ। अगर वो 3 साल वाले बंदे ने एआई पे वो ऑटोमेशंस और उसका एआई इंटेलेक्ट है तो आप बहुत इजीली डिस्प्लेस हो जाएंगे, राइट? तो मुझे ये लगता है कि हम जो अब हम अपनी 40 की उम्रों में हैं तो वी हैव टू रीलर्न। तो रीलर्न करने के लिए थोड़ा बहुत मैं तो पैसे अभी आजकल लगा रहा हूँ कि भाई ये टूल्स का मैं एक्सेस लूँ, किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं, ताकि मैं पीछे ना रह जाऊँ। हमें तो आपको नौकरी ऐसा नहीं लगता? एक दफ़ा मुझे फीलिंग आई, एक फॉर्म था हमारा, एक जिसमें हमारे ऑर्डर का फॉर्म होता था, तो हम क्या करते थे कि वो पहले लॉगिन होते थे दूसरों की वेबसाइट पर, फेक आईडी डाल के फिर देखते थे इसने क्या क्या फील्ड रखी है, फिर 3 कॉम्पिटिटर को चेक करते थे कि कौन कौन सी फील्ड है, फिर डेवलपर को देता था, भाई देखो ये मैंने रिसर्च कर लिया है। और मैंने आज वो कमांड थोड़े दिनों पहले ChatGPT, अब तो खैर पुरानी बात हो गई, मैंने बोला यार ये मुझे फॉर्म बनाना है, एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग, वेक्टर आर्ट कैसे, उसने बोला भाई ये तुम्हें कोड के साथ ये लो, मतलब उसने बोला कि जो वर्ड डेवलपर का कोड है बना के दे दो। मैंने कहा बना दो? उसने बोला ये लो, ये मैं तुम्हें कोड भी दे दिया PHP का, जाके लगा दो। मैंने बोला जिस काम को करने के लिए मुझे कोई ऑलमोस्ट वीक लगता था, क्योंकि टाइम निकाल रहा हूँ ऐसे ही। क्रैक, क्योंकि उन्होंने भी सिक्योरिटी लगाई है कि यार वो क्रेडिट कार्ड दोगे तो अंदर घुस पाओगे, ऐसे तो फिर हम फेक क्रेडिट कार्ड ढूंढते थे यार कि कोई लग जाए, फिर वो लगता था, फिर हम घुसते थे अंदर कि यार ये अब जाके घुस गए, या फिर हम ऐसा कोई वर्चुअल कार्ड बनाते थे जिसपे 0 रुपए पड़े हुए। फिर हम, मुझे भी याद है फैसल बैंक में उस वक्त होता था, सिटी बैंक बोलता था यार वर्चुअल कार्ड बना दे मेरा, बोलता था ये वर्चुअल कार्ड, तो इसकी लिमिट कर दे भाई, तो 100 मतलब 50 रुपए की या 100 रुपए की, फिर वो डालते थे, फिर वो डाल के अंदर घुसते थे कि भाई अब कार्ड चार्ज हो गया, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। ये बात मेरे ख्याल से आप मैं और सेम ही जनरेशन के हैं, बिल्कुल। तो हमें आइडिया है कि हम इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब वो जो काम मेरे ख्याल से महीने में, और फिर मैं और आप जैसे अपने दराज में भी होता होगा कि आप अपनी सोच के हिसाब से काम करते होंगे कि मुझे दराज में ये होना चाहिए, ऐसे ही आप अपनी सोच लगाते थे, मैं भी अपनी सोच लगाता ऐसे था कि यार ये ऐसा होना चाहिए, तुझे अब बता भाई करना क्या है। वो बोलता है यार ये देखो ये तेरा तरीका, अभी तो लिटरली मैंने कोड दिया अपना पुराना जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, तो बोला यार आप बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का, इसमें ये लॉज फ्लॉस है आपके। बोला यार ये पूरा हम लोगों ने इसको लिंक दिया, PHP का पूरा लिंक दिया, कोड दिया, और कोड देने के बाद स्ट्रक्चर बनाया। मैंने कहा अच्छा बताओ इसमें क्या लॉज है और कैसे हम रेवेन्यू की इंक्रीज कर सकते हैं। कहते सबसे पहले तो मसला है कि तुमने जो इतना ईमेल डेटा किया हुआ है सब तुमने कचरा जमा किया हुआ है, क्लस्टर है सब तुम्हारा, किसी काम का नहीं है, और ये करके ना तुम इसको चेक कर रहे हो ना इसको यूज कर रहे हो। दूसरा है कि तुम्हारे पास शायद ये मैंने बात करा, तुम्हारा जितना भी सेल्स है वो सब आउटबाउंड पे है, इनबाउंड सेल्स ही नहीं तुम्हारी आ रही है, तुम उसको देख ही नहीं रहे हो। तो मैंने बोला यार ये देखो कैसे करता है। अब बताया कि कैसे वो आपको बताता है कि आप कभी कभार आप अपने आप को बहुत चौड़ा समझ रहे होते हो। बिल्कुल भाई, देखें आपको तो ChatGPT के सेटिंग्स में जाके उसको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। मैंने जैसे अपने ChatGPT पे इंस्ट्रक्शन दिए कि आई हैव नॉट हायर्ड यू टू अग्री विद मी, यू हैव टू बी माई रूथलेस मेंटोर, राइट, एंड क्रिटिसाइज मी इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि ये मॉडल्स बनाए गए हैं आपसे ज्यादातर अग्री करने के लिए, क्या आपको अपनी तरीके का काम मिलता रहे, आप खुश हो, आप वो लिखता है गुड जॉब तहसीन, वेरी नाइस, ये, लेकिन आपको उसको उसकी कस्टम सेटिंग में जाके बोले भाई मैंने तुम्हें अपनी तारीफ करने के लिए नहीं रखा है, तो मैंने तो अपने ChatGPT को खतरनाक क्रिटिक बनाया हुआ है। आपने उसके कस्टम में डाला हुआ है? हाँ, आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, उसको जाएंगे कस्टम इंस्ट्रक्शंस, तो अंदर आप उसको ये पूरा एक प्रॉम्प्ट। अच्छा, मैंने उल्टा काम किया, मैंने क्या कस्टम इंस्ट्रक्शंस में मैंने अपनी डिटेल भर दी कि मैं तहसीन इस्लाम हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने बायो डाल दिया उसमें। हाँ, तो उधर आपको ये इंस्ट्रक्शन भी, वो बायो डालने की भी जगह है, लेकिन ये डालने की अलग जगह। शायद या तो मेरे बहुत, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है, वो पुराना खरीदा हुआ है तो शायद अब वो अपडेट वर्जन होगा। मुझे तो लगता है भी AI पे ड्राइव कर गया तो थोड़ा सा इसी के मजे लेते हैं, एंजॉय भी कर रहा हूँ मैं इसको, बस जैसे मर्जी। तो इसको AI के भी कौन कौन से टूल्स आप यूज कर रहे हैं और कौन कौन से हमें सीख लेना चाहिए आज के दौर में? तो यही तो जैसे अभी क्लाउड की बात हो गई, ChatGPT की बात हो गई, गूगल की बात हो गई है, गूगल के जो AI टूल्स हैं जी, इसके अलावा कोई? देखें डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री से, आपका विजुअल इमेज और वीडियो से लेना देना है, तो बिल्कुल ही स्टैक डिफरेंट हो जाता है। उधर हिग्स फील्ड, रनवे, इमेजिन आर्ट, VO3, suno.ai, HeyGen, ये 5-6 टूल्स हैं जिनको मिलाकर Seedance 2.0
ठीक है। ये आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी और किसी विजुअल आर्ट्स के बंदे को जो इकरा या पीएफ कीट या जेबिस में मीडिया साइंस पढ़ा हुआ हो, आपको उस बच्चे से बोलना होगा, देख मैं तुझ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुझे ये 1-1.5 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन है दिला रहा हूँ, तेरा 9 घंटे काम है इसको सीखना। सीख के explore। उसको पता है, देखें कोई भी विजुअल आर्ट्स और मीडिया साइंस का बंदा है ना, उसको फिल्म मेकिंग का पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। उसको पता है क्रैश जूम क्या होता है, पैनिंग क्या होती है, टिल्टिंग क्या होती है, उसको लाइटिंग, सैचुरेशन, ये सारे कीवर्ड्स आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए ना राइट कीवर्ड लिखने के लिए, वो उस बच्चे के पास होगी। सही है। उसको पावर कर दें आप ये 5-6 टूल्स, तो वो 9 घंटे बैठ के उसको सीखता रहे और ऑब्वियसली उससे कमिटमेंट लें, क्योंकि अगर वो आपके टूल से सीख गया और कल को चला गया तो आपको दोबारा से अलिफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। Right। आप खुद तो क्या क्या करेंगे, नहीं कर Right। सकते। तो ये पूरा स्टैक है वीडियो का, ये ऐसी ऐसी वीडियोस बना देगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में ज़्यादातर लोगों ने 90% लोग होंगे जो बिल्कुल बेसिक इमेज और वीडियो जनरेशन कर रहे हैं। नैनो बनाना में लिख दिया कि ये टी शर्ट है, इसको मॉडल पे बना दो, चला दो, ये कर दो, ये 90% लोग ये कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये सी डांस और ये जो मैंने आपको पूरे टूल्स का स्टैक बताया है और ये इसकी पूरी आप एक फैक्ट्री बनाएंगे कि इमेजिन आर्ट पे जाओ, ये प्रोडक्ट के बारे में इसकी रियलिस्टिक 4 डायमेंशन की तस्वीर लो, सही। इसको भेजेंगे आप एविटार हे जैन के अंदर, वहाँ पर आपकी मॉडल इसको पकड़ी हुई होगी, वो मॉडल पाकिस्तानी लुकिंग होगी, उसको आप भेजेंगे सुनो एफएम पे, वो उसके पीछे का वॉइस ओवर और वो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर, वॉइस ओवर कट, तो ये सब सारा जब टूल साथ मिलके जो चीज एक आएगी उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी डिफरेंट होगी और सिमिलैरिटी भी होगी, बिल्कुल कंसिस्टेंसी होगी। हाँ। तो ये टूल्स का पूरा इकोसिस्टम है। अगर आप विजुअल, इमेज Visual और के लिए। वीडियो के, अगर आप डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और मैनेजमेंट के अंदर है तो क्लाउड कोड से बेहतर कुछ नहीं है अभी। इस वक्त आपको उसका एक 54,000 रुपीज का पैकेज है, एक 24,000 रुपए का पैकेज है, जिसकी जो सकत है वो ले। और आपके पास रुपीस पे आता है? हम नहीं, मैं तो ये रुपीस में नहीं, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो मुझे लगा कि आपके पास शायद आता ही रुपीस में, हमारे पास तो डॉलर में ही आता है। हाँ डॉलर में ही आता है वो, हम तो क्योंकि हमारी जेब से पैसे कट रहे होते हैं तो हम इसलिए रुपीस का ही वो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा मॉडल ऑब्वियसली गूगल है। तो गूगल का जो AI स्टूडियो है उसको ज़रूर देखें। UI UX बनाना है, स्टिच उनकी एक नई ऐप आई है। रिसर्च, कोई स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में, वो नोटबुक LLM ज़रूर यूज़ करें। उसके अंदर फ्लैश कार्ड्स बनना, क्विज, माइंड मैप, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं स्टूडेंट लेवल की। तो हर शोबे की और हर के अलग अलग AI स्टैक्स हैं। और अगर मैं एनालाइज करके आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इमेजेस पे जाना है, इमेजेस और उसके गूगल के जो आपने बता दी सारे टूल्स, जो कंबाइंड मैंने देखा, जो कंबाइंड में एक साथ चल रहा है इमेजेस और कॉन्टेक्स्ट पे, वो चैट जीटीपी आज भी चल रहा है। वो बहुत अच्छी इमेजेस के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ बहुत अच्छा कर देता है। और अगर आपको डेटा में जाना है तो क्लाउड पे चले जाए। तो उसको मैंने अपनी टीम को भी इसी तरह से अलाइन किया कि सिर्फ अगर तुम्हें कोई ऐसी इनोवेटिव, जैसे थैंक यू की इंस्ट्रक्शन का कार्ड बनाना है, आप क्लाउड से बनवाएंगे, सही नहीं बनाएगा। आप गूगल को भी देंगे, वो भी सही नहीं बनाएगा, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली या तो इमेजेस साइड पे काम करता है या टेक्स्ट साइड पे काम करता है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात को आइकन के तौर पे समझाना है, तो मैंने कहा तुम ये चीज़ लेके जाओगे चैट जीटीपी पे, ठीक है, तो चैट पे ले जाओ, चैट जीटीपी पे ले जाओ, तो वहाँ से निकला इमेजेस बनाएंगे तो वहाँ से बना लेंगे। क्लाउड का तो अभी आपने एक नया तरीका बताया, वो तो अब पूरा पीसी दे देंगे हम। वो GPT अभी भी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचुअल स्ट्रक्चरिंग ऑफ नॉलेज। लेकिन इमेजेस, क्लाउड तो बिल्कुल ही इमेजेस के लिए नहीं मैं यूज़ करता। इमेजेस टू बी ऑनेस्ट, जो ज़्यादा गूगल नैनो बनाना है उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन ये वो है जो बेसिक है। अगर आपको इमेजेस के अंदर भी प्रोफेशनल लेवल का काम करना है तो आपको पूरे स्टैक के साथ जाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया।
और ऐसा नहीं है कि एक ही टूल के अंदर एक ही टूल आपको एंड टू एंड सारी चीज नहीं देता नहीं देगा। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल काम करना। अच्छा मार्क, मुझे ये था कि आप एक पोस्ट भी आपने डाली थी डोना की कि आपने कोई बॉट बनाया है 1700 लाइंस की कुछ समथिंग, वो क्या है? वो आपका असिस्टेंट है, क्या चीज़ है वो? जी जी, अब आपको पता है जब आप एक फाउंडर होते हैं तो आप मल्टीपल जगहों पे बिजी होते हैं। अब इसी तरीके से प्रॉब्लम मैं आपको पहले बताता हूँ। हमारी ना customer_service@bypass.ai एक ईमेल है, फिर marketing@bypass.ai, sales@bypass.ai, admin@bypass.ai, product@, तो हमने मल्टीपल ईमेल्स बनाए हैं। अब मैं सबके ना जीमेल खोल खोल के ईमेल पढ़ रहा हूँ, कभी मैं किसी का कोई इवेंट मिस कर रहा हूँ, किसी ने मुझे बुलाया हुआ है मेरे कैलेंडर पे नहीं है, व्हाट्सएप पे मेरी इतनी कॉन्वर्जेशंस हैं। तो मैंने कहा यार देयर हैज टू बी ए स्मार्ट वे टू डू इट। तो आपने पता नहीं सूट्स एक सीरीज है वो देखी है कि नहीं, हार्वी स्पेक्टर की, जिसमें वो लॉयर होता है और उसकी एक असिस्टेंट होती है डोना। तो वो जो शख्सियत थी वो मैं बड़ा इंस्पायर्ड था उससे कि शी यूज टू मैनेज ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ फॉर हार्वी। मैंने कहा यार एआई कहता है सब कुछ हो सकता है तो लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट। तो मैं ऐसे ही रात में बैठ गया, जैसे जैसे मैं काम करता गया मुझे लगता रहा कि मैं तो कहीं रुक ही नहीं रहा हूँ। सारे ईमेल एड्रेसेस उसने मेरे ऑथेंटिफिकेशंस लेके, ये क्लाउड ने किया? क्लाउड कोड ने, सही है। क्लाउड कोड से एमसीपी सर्वर बना, इंटीग्रेशन हुई, उसने सारे एक्सेसेस ऑथराइजेशंस ली, मेरे कैलेंडर की एपीआई गूगल की मैंने दी, मैंने गूगल टास्क की एपीआई दी। तो उसने मुझे मेरे सारे ईमेलों पे जो जो चीज़ें थी उसने मेरे मेन ईमेल पे कैलेंडर इवेंट्स बना दिए, मेरे रिमाइंडर्स बना दिए, मेरे गूगल टास्क क्रिएट कर दिए। मैंने कहा यार ये तो सारा काम मेरा आसान हो गया। फिर मैंने कहा एक और स्टेप आगे जाते हैं। तो फिर मैंने अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर दिया, व्हाट्सएप फॉर, उसने बोला पहले अपना व्हाट्सएप के नंबर को व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे शिफ्ट करें। नहीं व्हाट्सएप तो कनेक्ट नहीं होता, मैंने कल उससे बात की थी, बोले व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाता है, अब हो जाता है। हाँ व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा। वो ब्राउजर पे ऑन करके देना होगा उसको। हाँ वो पीछे खुद ही एक डार्क ब्राउजर के ऊपर वो चलाता रहेगा और वो आपको वहां से कनेक्ट हो जाएगा। ये इसका 2 नंबर तरीका है। एक नंबर तरीका है कि जब आप अपने व्हाट्सएप को व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको मेटा बिजनेस मैनेजर के ऊपर आपको एपीआई डेवलपर्स के अंदर जाके एपीआई मिल जाएगी, जो आप एपीआई वो खुद ही जोड़ लेगा वो। तो वो भी मैंने जोड़ दी। तो अब मेरे व्हाट्सएप पे जो मेरे 40 ग्रुप्स हैं उसमें जो बातें चल रही हैं वो जाती है, वो करती है भाई ये तुमने नहीं पूछा मसूद से, ये 12 दिन हो गए इस काम को, इससे पूछे इसकी क्या अपडेट है। तो वो सारी, तो मेरा ना ये पूरा जो बॉट बना के मेरी जिंदगी एक समझे कि ये भी अगर मुझे हायर करना होता हायर भी करता वो खातून, प्राइवेसी का या मैं उनको अपने ईमेल एड्रेस का एक्सेस दूं, क्या क्या दूं। तो ये मेरा सेल्फ बॉट बना हुआ है जो कि ये सारे मेरा काम आसान हो गया जिंदगी। अभी आपको मैसेज करूंगा तो बॉट रिप्लाई भी कर सकता है? नहीं मैंने उसको रिप्लाई का एक्सेस नहीं दिया, मैंने इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन मुझे रिपोर्ट लाके दे दे। हाँ, क्योंकि मुझे ये खबर है कि अगर आप उसको अथॉरिटी राइट देंगे कि वो एक्सेस का तो वो भी दे देगा, लेकिन ऑब्वियसली यू डोंट वांट आपके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि कभी किसी इन्वेस्टर ने मैसेज कर दिया, इसके बाद पर्सोना तो नहीं है ना। हाँ वो तो लॉजिक बेस पे रिप्लाई कर देगा कि बिजी है, वो आप इतना ज्यादा एक्सेस नहीं देते। हाँ। और ये आपने खुद बिल्ड किया है, ये आप समझे। और मुझे आई हैव 0 कोडिंग एक्सपीरियंस, आई डोंट नो टू राइट 1 लाइन ऑफ कोड। अब यहाँ पे एक सवाल मेरा बन रहा है, जैसे आपने क्लाउड ये सारे अलग अलग खरीदे या एक ही के अंदर सारा आपने इसको मैनेज कर लिया? क्योंकि देखिए इतने सारे आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वो उसी के अंदर प्रोजेक्ट बना के ऐड करते चले गए। वो खुद एक प्रोजेक्ट क्लाउड कोड को बोलता गया, उसने ये डोना का एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में उसने सारी एपीआईज ऑथेंटिफिकेशन सब चीजें करके उसने उसको एज अ प्रोजेक्ट अलग अलग ऐड करते जाए। बस अब मैं आता हूँ सुबह, मैं CLI खोलता हूँ अपना, मैं बोलता हूँ डोना अपडेट मी अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो मुझे एक पूरा अपडेट भी कर देती है सारी चीज़ों। अच्छा अभी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारे, क्योंकि हमारा स्किल्ड बेस ही होता है तो बहुत सारे भी कोई NIC जा रहा है, डिफरेंट हर एक ट्रेंड भी चल गया इन्वेस्टर्स ढूंढने का। तो आपका एक बड़ा अच्छा पास एक्सपीरियंस भी, आप तो दुबई से लेकर आ गए, कराची छोड़े इन्वेस्टमेंट, तो क्या इसके तरीक़ेकार होना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, कैसे उनको हम ग्रैब कर सकते हैं? देखें जो बिल्कुल ही यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिनको इन्वेस्टर कम्युनिटी का बिल्कुल भी नहीं पता, उनको मेरी एडवाइस होगी कि वो अपने आप को किसी न किसी बड़ी इदारे के साथ इंक्यूबेट कर लें। जैसे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NIC है,
इधर इंक्यूबेट करें। आईबीए का अपना एक इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। जब आप किसी इदारे के साथ होते हैं तो उससे आपको दो फायदे मिलते हैं। एक तो आपको वर्किंग स्पेस मिल जाती है। दूसरा ये कि उस इदारे के इन्वेस्टर कम्युनिटी बड़ी तगड़ी होती है। तो हर इदारा चाहता है कि मेरे पास जो इंक्यूबेट हुआ हुआ है मैं उसको कुछ ना कुछ पैसे किसी इन्वेस्टर से मिलवा दूं, अगर उसका आइडिया अच्छा है, समझ आ जाए तो पैसे मिल जाए। तो सबसे आसान चीज़ तो यह है कि एनआईसी, आईबीए, इस तरह के डिफरेंट इंक्यूबेटर्स के पास इंक्यूबेट हो जाए। मेरी अपनी जो पाथवे था वो कैन नॉट अप्लाई टू यंग एंटरप्रेन्योर। मुझे 15 साल का तजुर्बा था, जान पहचान वाले लोग थे जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया किसी और से। दूसरा ये कि पाक लॉन्च एक एंटिटी है जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करती है। अली फहद और तैमूर मलिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सिलिकॉन वैली, यूएस, हर जगह इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, दुबई, रियाद। अभी भी उनका अप्रैल में सेरीना होटल में एक इवेंट है जहाँ पे कोई 60 एंटरप्रेन्योर्स उन्होंने सेलेक्ट किए और उनको पाकिस्तान के सारे बड़े इन्वेस्टर्स के साथ एक जगह पे मिलवा रहे हैं। तो पाक लॉन्च को रीच आउट करें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। बस इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए ना आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एज ऑफ राइट नाउ मैं कोई 60 से 70 लोगों को रीच आउट कर चुका हूं जहां मुझे सिर्फ 2-4 इन्वेस्टमेंट्स मिली। तो बहुत जगहों से आपको ना होगी, लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात इस वक्त ऐसे नहीं है कि लोग जो है रिस्क लें। और आपको ऐसा नहीं लगता जो इनके प्रोजेक्ट होते हैं जो मैंने देखा है स्टार्टअप्स के, वो जो अभी एआई आने के बाद बहुत तेज़ी से वैसा ऑब्सोलेट भी लगते हैं कि जो आज बता रहा है उसको बनाने में 3 महीने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट जाके लाइव भी देखे हैं और बोलते हैं हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिस पे आपको ई कॉमर्स की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं ऑलरेडी हो चुका है यार, ये भी तुम इसको क्या कर रहे हो। हम ऐसी अब बता जहाँ सारी किताबों का डेटा मिल जाएगा आपको कहीं, क्योंकि ये तो सब हो गया अभी, उसको क्या ज़रूरत है, तो पहले हो चुका है। देखिए जो इनोवेशन है ना उसका जो चांस है ना वो बहुत कम हो गया है एआई के आने के बाद। तो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स कर क्या रहे हैं, वही क्लाउड कोड ये सब यूज़ करके रैपर बना रहे। राइट वर्ड इज द रैपर, सही कह रहे हैं। रैपर बना दिया, पीछे एआई चल रहा है। हाँ। तो ये कोई इनोवेशन तो नहीं हुई ना। और उस बेसिस पे भी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा फंड मिल जाए। हाँ, तो ये बड़ा अब चैलेंज हो गया है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना भी ना बड़ा मेहनत का काम हो गया। क्या या तो आप कोई टेक्नोलॉजी लेवल के ऊपर कोई इनोवेशन लेकर आए, वरना अगर आप ये यूज केसेस की ऑटोमेशन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कल को कोई बंदा आए बोले देखें हमने ना एक सेक्रेटरी बनाई है, ऑनलाइन सेक्रेटरी, सही है, वो आपके सारे ईमेल्स और ये जो मैंने पूरा आपको बताया, तो मैं उनको बोलूँगा यार ये तो मैं अब खुद कर सकता हूँ। तो वो भी पीछे वो ही कर रहा होगा जो कि तो हमेशा गैप होगा कुछ काहिल लोगों में और एआई रैपर्स में, क्योंकि आम आवाम सब ये नहीं कर सकती जो कुछ लोग कर पाएंगे क्लाउड कोड पे, जस्ट बिकॉज ऑफ देम बीइंग लेजी, राइट। तो उनको शायद आप बेच दें, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बिजनेसेस नहीं बन पाए, स्केलेबिलिटी पॉसिबिलिटी नहीं है। और राइट वर्ड इज दैट कि इस वक्त इनोवेशन करना भी मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप जहाँ से सोच नहीं पा रहे वो उससे कई 1000 गुना आगे। मैं आपको इसकी मिसाल के तौर बता देता हूँ कि जैसे अभी मैंने खुद भी ट्राई किया एक इमेज का नाम। पहले हमारे पास पूरी, आपको तो आइडिया होगा कि 17 लोग होते थे एसईओ डिपार्टमेंट में, जो एक कंटेंट राइटर है, फिर वो इमेज वाला है, और फिर वो वर्डप्रेस वाला है, फिर वो एचटीएमएल वाला है, फिर वो एसईओ के टाइटल वाला सेट करेगा, फिर उसको पब्लिश करेगा, और वो मेटा टैग्स, वो एक लंबी स्टोरी होती थी। वो मैंने भी एक तजुर्बा किया, मैं सिर्फ इमेज दी एआई को और मैंने उसको बोला इसका नाम रख और इसको मुझे पोस्ट करना है वर्डप्रेस पे। तो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग और सारी चीज़ें मुझे नहीं बताया, मुझे टेक्निकल वर्ड भी नहीं पता, मुझे वो सारी चीज़ें मुझे करके दे दो। उसने उसका नाम रखा, उसका टाइटल रखा। फिर मैंने कहा तुमने टाइटल किस बेसिस पे रखा है, मैंने उससे आर्ग्यूमेंट किया। कहता बिकॉज ये जो वर्ड है इसकी जो सबसे ज़्यादा सर्चेज है ना इस कीवर्ड की। मैं कहा जो तुमने नाम रखा है एक्स वाई जो भी इसने रखा है, तो मैंने तुमने ये नाम क्यों रखा है इसका। कहता है इसके ये 3 नाम है लेकिन सर्चेज जो है ना इसकी ज़्यादा है और मैंने इस वजह से इसका ये एक्स नाम रखा है। मैंने कहा अच्छा, और इसकी तुमने मेटा पे, कहता है मेटा पे इसलिए हमने इसको बैकहैंड पे इसलिए रखा है कि इसके सर्चेज ज़्यादा है लेकिन लोग इसको बायर इंटेंडेंट भी है। मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा तुझे ये बात भी बताया कि बायर इंटेंड है, यानी कि वो देखेगा उसको खरीद भी सकता है। तो पूरी उसने डिस्क्रिप्शन दे दी। मैंने कहा आपको इस तरह के कोई टूल भी याद करता है जो बात बताने की, वो तो कैसे, मतलब वो आपकी सोच से जो 17 बंदों का काम था वो एक टूल
जो शायद वो पूरे 8 घंटे भी नहीं करते थे। आप और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हमने वो पेन एरिया देखा है। ऐसे ही है, वो बिल्कुल एक ऐसे। HTML का कोड की एक स्लैश रह जाता था ना, तो चीज़ नहीं चलती थी, वो बिल्कुल ऐसे। एग्जीक्यूट नहीं हो रहा आधे घंटे था। मुझे अभी भी याद है वो एक PHP की लाइन का डैश लगाना रह गया, वो भाई वो कोड ही नहीं चल रहा। अब तो वो अपना कोड खुद देखता है, खुद कहता है कि मैंने ये गलती कर दी है, खुद सही करता है, ये सब 10 सेकंड में हो रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता, अब जो आपसे भी बात करके आज मेरा भी एनालाइज हुआ कि स्टार्टअप, मुझे लगता है ये अब इसका ये जो बूम एरिया था ये डाउनफॉल पे जाएगा अनलेस आपने कोई ऑपरेशनल सर्विस करी है, और देखिए, वो पॉसिबल है ही नहीं। और वो कम पैसों के साथ पॉसिबल नहीं है। अब जैसे आप फूड पैंडा को देखें तो फूड पैंडा वाकई में एक जिंदगी आसान करने की सर्विस है, लेकिन फूड पैंडा इज बिल्ड ऑन द पावर ऑफ 3 to 5,000 राइडर्स। वो एक ऑपरेशनल सेटअप है। आज आप टेक बिल्ड कर लें, कोई भी टेक बिल्ड कर ले, मतलब फूड पापा आ जाए, कोई भी कर दे, ऐप रेस्टोरेंट्स भी ले आए, लेकिन जो लॉजिस्टिक और ऑपरेशंस हैं ये एक वाकई में एक एडवांटेज है। और ये छोटी कंपनी बनाना, लेकिन देखें दुनिया भर में एक एक दो दो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं जस्ट बाय क्रिएटिंग थिंग्स थ्रू एआई। तो एआई सबसे पहले किसका धंधा खाएगी? वो इन सैस कंपनीज का धंधा खाएगी। जैसे हम OLX में हमें एक टूल दिया हुआ था एक्सपेंसिफाई टूल था कि जब जब आप बाहर ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो जो आप होटल जाएं, खाना खाएं, उसकी पर्ची की तस्वीर लें। वो पर्ची की तस्वीर HR के पास अप्रूवल और फाइनेंस के पास आपको पैसे TADA के साथ मिल जाएंगे। अब ये पूरा जो टूल है ये खत्म हो जाएगा अगर HR AI से ही ये बना ले। तो AI, अगर किसी ने AI प्रोडक्ट बनाया हुआ है ये, तो ये इन सैस के बिजनेस खाएगी पहले, फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये थॉट है कि यार क्या आप नया क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है जो ऑटोमेशन के टूल्स है जिसमें वो जैसे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स है, ये टूल्स मुझे लगता है इनके शायद मकसद भी नहीं है। तो आज ही मैं सुबह सोच रहा था कि ये जो काम कर रहे हैं तो ये तो बिला वजह के पैसे नहीं जा रहे, $104 या $350 जा रहे हैं कि वो सिर्फ ऑटोमेशन की ईमेल्स कर रहा है, जिसपे बल्कि ये लॉजिकली भी नहीं है क्योंकि इसके पास ये डेटा भी नहीं है, कस्टमर का पर्सोना भी नहीं है। वो उठाता है सैटरडे को सबको गुड मॉर्निंग कर रहा है, आइदर कि उसका पर्सोना भी नहीं हो सकता, उससे पीछे से बैक एंड पे ईमेल मारी हुई कि मैं तो वीकेंड पे जा रहा हूँ, लेकिन तुम उसको पीछे से फिर भी ईमेल कर रहे हो कि भाई ये अवेलेबल है। मेरे को वो लॉजिक्स भी अब लगता है कि बेकार होते हैं। बहुत सारे टूल्स ऐसे थे जो CRM के कह लेते हैं, हम ब्रांड हटा देते हैं। तो जो CRM के जो टूल्स है मुझे ऐसा लगता है वो सारे अब जिसकी एक बूम गई थी वो भी नीचे डाउनफॉल की तरफ आ रहे हैं क्योंकि शायद आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप Gmail पे भी है तो वो उसके पर्सोना के साथ वो खुद ही रिप्लाई करे, उन्होंने अपना LLM एक्टिव कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। आप अपनी सब चीज़ें एक जगह पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपका अपना बाइंग हिस्ट्री, आपकी लीड्स की लाइफ साइकिल, आपके WhatsApp फॉर बिजनेस, आप सबको इंटीग्रेट कर दें तो वो जो फर्स्ट पार्टी डेटा होगा उसको ज़्यादा पता होगा और वो ऑटोमेशंस आप खुद बिल्ड कर सकते हैं। तो इस दफ़ा तो ये एक बहुत अरसे के बाद AI एक ऐसी चीज़ आई है जो मुझे लगता है कि इट विल डिसरप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये अभी इनिशियल फेज में, ये अभी इनिशियल फेज में हर 3 महीने के ऊपर चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी तो आप समझें कि आप पता नहीं आपने ओपन क्लॉ का नाम सुना है कि नहीं। ओपन क्लॉ एक ऑटोनोमस बॉट टाइप है जो आप एक कंप्यूटर लें, उसके अंदर ओपन क्लॉ इंस्टॉल कर दें, उस ओपन क्लॉ को अपने पसंदीदा LLM के साथ लिंक कर दें और अपना WhatsApp लिंक कर दें। अब 24 घंटे का आपका एक वर्चुअल एम्प्लॉई आपके पास पड़ा हुआ है। आप WhatsApp पे बोलें कि यार मेरी D ड्राइव के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर से ये डेटा निकालो, इस बंदे को यहाँ से ईमेल कर दो। वो कंप्यूटर चल रहा है, वो पूरा आपके कंप्यूटर से सारी चीज़ें लेके LLM यूज़ करके सारे काम कर देगा। तो अब लोग एजेंटिक AI पे जा रहे हैं कि यार वर्चुअल एम्प्लॉई कैसे होंगे, अगर होंगे तो किस तरह बनेंगे। ये तो हम थोड़ा सा इसको वाइंड अप की तरफ भी लेके चलते हैं, वरना AI तो AI अब चल ही रहा है और चेंजेस भी बहुत तेज है। अब मैं कहता हूँ कि अब आपका जो प्रोजेक्ट है बाईपास, और इसको अब नेक्स्ट 5 ईयर में क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो प्लान करना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक फिर में अज्यूम क्या होगा कि मैं अब मेरे ख्याल से आपने 3-4 इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम भी आपने एक्सप्लोर कर लिया, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो उसके अंदर?
देखें अभी तो मेन चीज़ ये है कि इसको ग्रो करें। अभी हम वी आर डूइंग 25,000 ऑर्डर्स पर मंथ। द गोल इज़ टू स्केल द ऑर्डर्स टू 1 लाख ऑर्डर्स पर मंथ एंड देन सो फोर्थ। दूसरा एक गोल ये है कि ऑब्वियसली कंपनी जो भी आप बनाते हैं वो फ़ौरन से प्रॉफिटेबल नहीं होती, उसको एक सर्टेन स्केल पे जाके प्रॉफिटेबल होती है, और तब तक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दूसरी एज अ लीडर मेरा गोल ये है कि बाईपास को राइट इन्वेस्टमेंट मिलती रहे। मैं एज अ पर्सन, देखें कभी भी ना मेरा ये गोल नहीं रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे होना से आपको सुकून का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। आपके काम हो जाए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसों के अंदर, आप खुश रहते हैं उसके अंदर। मेरे पास अभी कल्टस है, मैं कल्टस चलाता हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, सही है, बारिशों में भी गाड़ी नहीं रुक रही, पानी में भी जा रही है, सही। तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा पैसे बनाने का गोल नहीं है। मेरा गोल जनरली जो मुझे तस्कीन मिलती है वो ये है कि यार यू आर एबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान फॉर अदर्स। अभी भी 70-80 लोग जो बाईपास के अंदर हैं, मुझे खुशी बस सिर्फ ये होती है कि जब मैं महीने के एंड के अंदर बैंक अल्फला के पोर्टल पे जब एक बटन दबाता हूँ, सबको सैलरीज जाती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कोई मीनिंगफुल काम कर रहा हूँ। दुआ यही है कि ये 70 लोग कल को 200 लोग हों, 500 लोग हों, लोगों को रोज़गार मिल सके। छोटा सा पाकिस्तान में ही रहना है जब तक जिंदा है, बाहर जाने का कोई ऐसा शौक नहीं। अम्मी हयात हैं तो वो भी बाहर नहीं जाना चाहती। तो मैं थोड़ा लेस एम्बिशियस तरीके का आदमी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कोई इलॉन मस्क नहीं बनना। मुझे बस एक ऐसी चीज़ चलती रहे जो लोगों का घर चलाती रहे। जब तक आप जिंदा हैं, आपके काम पूरे होते रहे, यू लीव द वर्ल्ड एट अ गुड प्लेस, दैट्स इट। कोई ऐसे 3 स्किल्स आप हमारे जो आजकल की न्यू जनरेशन है या जो स्टार्टअप बना रहे हैं अपना, जो फाउंडर है, आप उनको क्या ऐसे 3 स्किल्स, एक तो एआई हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, कोई 2 और एक्स्ट्रा स्किल आप बताना चाहते हो? देखिए एक तो इंसान अच्छे बने, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज के लिए तो और भी बहुत पॉडकास्ट होंगे, आप सुन लीजिएगा उन जो देखने वाले हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी मटेरियल गोल के लिए आप इतना भागेंगे तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका ईमान जो है ना वो खतरे में पड़ता है, क्योंकि आप ये समझना शुरू हो जाते हैं कि अगर ये चीज़ हो जाए तो ये हो जाएगी। दुनियावी चीज़ों को आप असबाब से ज़्यादा आप समझना शुरू होते हैं कि ये आपका तकदीर डिसाइडर है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इन्वेस्टमेंट रेस कर रहा हूँ और मेरा कल को ये बिलीव हो गया कि यार ये इन्वेस्टमेंट मिलेगी ही तो कंपनी चलेगी, तो ये मेरा ईमान ख़तरे में आ गया। मैंने अल्लाह का तवक्कुल मेरा ख़त्म हो गया है। तो ईमान और इंसान का कैरेक्टर इंटैक्ट रखें अपना। बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन पे आपको ज़िंदगी लाके खड़ा कर देगी कि यार क्या करें, ये गलत काम कर लें, कोई बात नहीं। छोटी छोटी चीज़ें ना, आजकल आपको पता है, आप किसी वेंडर से काम करवाएं, लोग 90 दिन के बाद वेंडर को पे कर रहे हैं। ये कितना रिलीजियस इकोनॉमिक्स के खिलाफ बात है, जहाँ रिलीजन ये कह रहा है कि जैसे ही मजदूर का पसीना भी सूखे ना, आप पैसे दे दो। हम 90 दिन के बाद अपने वेंडरों को पैसे दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा तो मुझे लगता है इंसानों की तरह बिजनेस करना ये सीखें, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, लोगों का ख्याल रखें, जो तबका आपके पास काम कर रहा है। एक ये मेरी एडवाइस होगी। दूसरा तो मैंने आपको एआई का बता दिया। तीसरा ये है कि देखें, जब जिंदगी में जवाब ढूंढना आसान हो जाए तो सवाल पूछने वाले की अहमियत बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको एक्सपोजर ज़्यादा था और आपके बराबर वाले को कम था, तो आपको ज़्यादा जवाब आते थे। अब दुनिया ने आपको एक जगह लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि वो भी जीपीटी पे प्रॉम्प्ट मारेगा तो आप जैसे जवाब आ जाएगा। तो जवाब ढूंढना आसान हो गया। तो अगले आने वाले 10 सालों में अहमियत उस बंदे की होगी तो जो अच्छा सवाल पूछेगा। अच्छा सवाल कौन पूछ सकता है? जिसको इन एंड आउट चीज़ों की ऑपरेशनल जनरलिस्टिक नॉलेज होगी, राइट? सवाल तब तक नहीं कर सकता जब तक खुद पता ही नहीं होगा, ऐसे ही, या इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में। ऐसे ही। तो पैशन और ऑब्सेशन गोइंग
हर कोई जनरलिस्ट बन सकता है, लेकिन आपको स्पेशलिस्ट बनना है, आपको उनसे ज़्यादा अंदर उस टॉपिक में जाना है, वरना जो है आप सबके सफ में ही खड़े हो जाएंगे एक साथ। कोई एक मेजर मिस्टेक मुझे आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद फाइनेंशियल्स की ट्रांजैक्शंस अच्छी नहीं, क्योंकि ये सवाल था मेरा मिस हो गया। कोई एक हमारे प्रोसेसेस में पूरे पाकिस्तान में मल्टीपल आपने दराज में किया, ओलेक्स में काम किया, लोगों का क्या एक गलती आप देखते हैं कि ये यहाँ पे एक ऐसी गलती जो मैं देखता है कि लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फाइनेंशियल्स में, लगता है आपको? एक तो बताना मुश्किल होगा एक बताना मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान में तो देखें बिजनेसेस तभी इतने अच्छे नहीं बन पा रहे ना, क्योंकि हम गलतियों पे गलतियां ही बहुत बड़ी कर रहे हैं। शायद आप 2-3 बता दें। पता नहीं, मुझे लगता है कि देखें हम लोग सब अपनी नौकरियां बचाने के लिए काम करते हैं। आपका बॉस, आपकी मैनेजमेंट अगर कोई गलत काम कर रही है ना, आप बोलेंगे नहीं, आप लोगों को पीपल प्लीजिंग करेंगे, जो बोल दिया जाएगा वो कर लेंगे। आप बोलेंगे यार मुझे तो वही नौकरी के पैसे मिल रहे हैं ना, मैं क्यों पंगा लूं, राइट? अगर आप पंगे नहीं लेंगे ना तो आप वही नौकरी करते रहेंगे और कुछ सीखेंगे नहीं। देखिए सीखेगा वो जो A/B टेस्ट करेगा। A/B टेस्ट का मतलब है ये करता हूं तो क्या अपलिफ्ट आती है, ये करता हूं तो क्या अपलिफ्ट आती है। अगर कोई इदारा या कोई बॉस आपको A/B टेस्ट करने ही नहीं दे रहा और वो ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जो मैं बोल रहा हूं वो करे, तो ऐसे इदारे को सिर्फ फौरन से पहले रिजाइन करें। ऐसे इदारे के पास जाएं जहां आप टेस्टिंग कर सकें, आपकी अपनी लर्निंग बढ़ेगी। तो पीपल प्लीजिंग से बाहर आए। ये दूसरा, मुझे ये लगता है कि हम लोगों के अंदर एनालिटिकल स्किल्स की कमी है। चाहे वो NED का इंजीनियर हो, चाहे वो IBA का MBA हो, हम लोगों को कॉजेशन और को रिलेशंस के ऊपर हम इतना काम नहीं करते। हमें अपने फाइनेंशियल फोरकास्ट के, यार हम जब, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कोई ओवर द ईयर्स $30 मिलियन जब मार्केटिंग में स्पेंड किए, तो मैं अपने आप को अकाउंटेबल समझता था कि यार ये बिलबोर्ड शारे फैसल पे लगाने से दराज के ऑर्डर्स पे क्या अपलिफ्ट है, और हम टीवी के ऊपर ये ड्रामे के अंदर इश्तेहार लगाने पे क्या अपलिफ्ट है, और फेसबुक और मेटा और गूगल इधर जब इंस्टॉल कैंपेन्स चलाने पे, तो इसकी कॉजेशन कोरिलेशन, कॉन्स्टेंटली क्यूरियस होना कि मैं ये कर रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और फैक्ट तक पहुँचना, ये इस वजह से आधी से ज़्यादा कंपनियां ना सरफेस लेवल पे काम करती हैं। मोटिवेशन उनको मैनेजर या लीडर देता नहीं है, क्योंकि हर मैनेजर और लीडर बस एक रोबोट चाहता है कि यार बस ये काम कर ले जो मैं कह रहा हूँ। जैसे ही कोई बंदा आपसे डिसएग्री करेगा, ऊपर ईगोज इतनी बड़ी बड़ी हैं कि लोग अंदर यही बोल रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे ना अभी, कि सर हम तो अगर पंगा लेने के लिए सवाल करें तो हमें तो ऊपर से हमारी ये हो जाती है। तो ऊपर वालों की भी गलती है ऑब्वियसली कि दे आर नॉट क्रिएटिंग ग्रेट रिसोर्सेज आउट ऑफ सिस्टम का मसला है ना। ऐसे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर में जो बिल्ड किया गया है ना कि सवाल ना करना, वो एक हमारे ऑफिस में भी आ गया। बड़ा अच्छा, एक मैं पॉडकास्ट करते हुए किसी ने बोला था कि हम फैमिली चलाने पे तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो ऊपर अब्बू चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, भाई अच्छा बुरा है, बड़ा भाई है, तो वो नीचे सिस्टम चलता आ रहा है, तो वो शायद वो वही फॉलो करता वो ऑफिस में आ जाता है। आपने देखो फैमिली में हम एक बीमार तो सारे हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं, क्योंकि फैमिली सिस्टम में हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो सिस्टम अगर हम यहाँ ले आए मतलब ऑफिस के अंदर के, लेकिन यहाँ पर फॉलो करना चाहिए कि बड़ा सीनियर के साथ है, लेकिन आर्गुमेंट भी की जा सकती है, कम्युनिकेशंस भी की जा सकती है। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, आपने ये सिस्टम बिल्ड किया खुद, तो इसको खुद बिल्ड करने का मतलब होता है कि दो बीच में आर्गुमेंट करेंगे, ठीक है, एक की रिजिग्नेशन बड़ी है तो कहते हैं यार वो सिस्टम वो यही ले आते हैं कि वो बॉस ने बोल दिया तो बस ठीक है जी, ऐसे ही है। और आप समझे कि मैं कभी कभार, और ये डेंजर ना सबसे ज़्यादा लीडरशिप पर है। जितना ज़्यादा अल्लाह आपको तरक्की देगा और आप लीडर बनते जाएंगे ना, आप बेवकूफ़ी के लिए ज़्यादा एक्सपोज होते जाएंगे। क्योंकि आपसे लोग डिसएग्री करना छोड़ देंगे, और जब आपसे लोगों ने डिसएग्री और अल्टरनेट व्यूज देना छोड़ दिए तो आप बेवकूफ़ बनते जाएंगे, क्योंकि अब आपने आसपास अपने ऐसे लोग रख लिए हैं जो देखें इस्टेब्लिशमेंट। और आज शहबाज शरीफ से पूछेंगे ना मुल्क कैसा चल रहा है, बोलेंगे जबरदस्त चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कोर कमांडर्स और उनका जो कैबिनेट है वो रोजाना उनको ये बता रही है कि बहुत जबरदस्त है, ये अच्छा हो गया, वो हो रहा होगा अच्छा कुछ ना कुछ, लेकिन वो उनके पास लोग ऐसे हैं जो उनको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करने पे मजबूर ही नहीं कर रहे, राइट? तो उनको लग रहा है कि सब अच्छा है। आपके पास भी अगर ऐसे लोग ना, क्या यार तहसीन भाई, कपड़े जबरदस्त पहने हुए यार, बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या आपने बात करी थी मीटिंग में, क्या आपने, आप
आपको, आप इंसान है ना, आपको लगेगा यार मैं तो बहुत जबरदस्त हूँ, लेकिन कुछ आसपास ऐसे लोग हमारे होते ही नहीं है लीडरशिप के अंदर जो आपको बोलेंगे नहीं यार बॉस ये गलत कर दिया हमने, ये सही नहीं किया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो आप बेवकूफ़ बनते रहते हैं। ऐसे लोगों को रखें अपने आसपास जो आपको रियलिटी चेक्स दें, आपको आप अपने से बेहतर स्मार्ट लोग हायर करें जो कि आपको बताएं कि ये करना चाहिए। और थोड़ा सा मुझे उसमें लगता है थोड़ा सा अपना एटीट्यूड भी नीचे रखे, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम फिर किसी की सुनते भी नहीं है ना। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन भी देता है, मैंने देखा है कि अगर कुछ मेरे आसपास के लोग होते हैं, मैंने कहा यार अभी ये उस पोजीशन में पहुंच गया, अगर ये सुनने को भी तैयार नहीं है अभी, क्योंकि अनटिल अनलेस दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो इंटरनेशनली लिसनिंग का है, वो तो हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई भी नहीं चाहता है। ये बात आपने नोट की है कभी? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली भाई। आप, हम बोर्ड मीटिंग्सों में बैठे होते थे तो इतने लोग आपकी पूरी बात खत्म ही नहीं होने देते। इंटरप्ट करना हमारा नेशनल रूल है कि हमें तो मुझे पता है। हाँ, हमें सिखाया है कि भाई 3 ड्रॉप लिसनिंग होती है, कि जब एक बंदा बात कर रहा हो और उसका आर्ग्यूमेंट खत्म हो तो एटलीस्ट आप 3 सेकंड रुकें, क्या पता उसकी बात के कुछ अल्फाज बाकी हैं। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा होता है, कोई बात कर रहा है आप इंटरप्ट कर देते हैं, क्योंकि आप सुन रहे होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, आप सुन रहे नहीं होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे यहाँ ये है कि आप जितना रिस्पॉन्ड करेंगे उतना आपको इंटेलिजेंट माना जाएगा। जो बंदा चुप बैठा रहेगा उसको बोला जाएगा यार ये तो शायद थोड़ा लेजी है, सुन है, ये तो कुछ बोलता नहीं है। तो हमारे यहाँ इसलिए लोग ना इंटरप्ट करते हैं, लिसनर्स अच्छे नहीं। आप सही कह रहे हैं। कोई लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स को जाते जाते देना चाहे? देखिए, लास्ट मैसेज तो वही होगा जो दुनिया की हकीकत है, विच इज़ अलहाकु मुत्तकासुर। आप दुनिया में आगे से आगे और ज़्यादा से ज़्यादा चाहने के जो तड़प और रास्ता है उसमें आप कब्र तक चले जाएंगे। तो मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि देखिए, मटीरियलिज्म, ज़िंदगी में बिजनेस करना, पैसा बनाना, ये दुनिया की हकीकत नहीं है। और ये आपको ऐसा पकड़ेगी कि आपके 16 घंटे निकल जाएंगे और दिन के, और आप यही करते रहेंगे और फिर एक वक्त आप 55-60 साल पे डेथ बेड पे होंगे और आप बोलेंगे मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। ये हम सब का अलमिया है। मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ 65 ईयर्स में। पूरी जिंदगियां हमारी मटेरियल उसमें गुजर जाती है। तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ बैलेंस करके चलना चाहिए, दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगा कि और मज़ीद डिस्कशन करनी चाहिए, पर टाइम को भी देखना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है तो लोग टाइम देख के भी स्किप कर जाते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और मुझे कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह आप एक आध साल के बाद आपको, या 3 महीने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है AI चेंज हो जाएगी और आप पैशनेट लगते हैं मुझे AI लर्निंग के ऊपर, तो मुझे लगता है 3 मंथ 6 मंथ या जैसी कोई चेंज आता है तो मैं आपको दोबारा ज़रूर बुलाऊँगा। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।